अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और जो भी आपने देखा ये कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। मैं हूं मोहम्मद शुएब। आज थोड़ा सा ताखीर से हम आए हैं, कुछ हमारी लाइट बैलेंस नहीं हो रही थी, बट उम्मीद है बैलेंस हो चुकी है। हम ब्राइट कर रहे थे, सिर्फ ब्राइट। वैसे हम गुस्से से ब्राइट बिल्कुल नहीं करते, उससे अगर कोई वाकई याद आया तो इसमें वैसे ही याद आ गया होगा। मैंने तो ऐसे किसी भी किस्म की मुमासलत महज इत्तेफाकिया हो सकती है। आपने पहले डिस्क्लेमर में भी लिखा हुआ था ना, तो ये वाकई वही वाली बात है। एनीवेज, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी क्रिकेट टीम की वापसी की। शानदार पुरतपाक इस्तकबाल उनका किया गया है। कुछ प्लेयर्स आए हैं लाहौर और कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं दीगर शहर पहुंचे हैं। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के बाद हमारी टीम वापस पहुंची है। कप्तान बाबर आजम, आसिफ अली, लेग स्पिनर उस्मान कादिर, फास्ट बॉलर नसीम शाह लाहौर पहुंचे हैं और चैनल पीसीबी रमीज राजा भी उनके हमरा थे। बिल्कुल, और बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया गया है हमारी टीम का। यही अच्छी बात है शुएब कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा खेला। हार जीत जिंदगी का हिस्सा होती है, जिंदगी के हर मैदान में चीजें चलती रहती हैं। ये देखें, जबरदस्त किस्म के ढोल बजाए गए, भंगड़े, हार पहनाए गए, फूल फेंके गए। तो यही होता है टीम से मोहब्बत का इजहार के कभी कभी आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है, लेकिन इतना अच्छा खेला, फाइनल तक पहुंचे, बहुत बड़ी बात है। अगर इस दफा ट्रॉफी नहीं आई तो इंशाल्लाह अगली दफा आएगी। इस दफा हम रनर अप तो थे ना। एग्जैक्टली, फाइनल में पहुंचना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। वी प्लेड रियली वेल, ये कह सकते हैं बॉयज प्लेड रियली वेल, और इसीलिए उन बॉयज का बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया है। क्रिकेट के बाद जरा बात हम करते हैं फुटबॉल की। दोहा लेकर चलते हैं, जहां पर फुटबॉल शायकीन को वर्ल्ड कप ट्रॉफी देखने का मौका फराहम किया गया है। और ये मकामी और इंटरनेशनल शायकीन ने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ कुछ तस्वीर भी बनाई है। सेल्फीज का खूब दौर चला है और ये सेल्फीज बहुत जरूरी हो जाती है, यादगार होती है ना। इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को दुनिया के 51 ममालिक का टूर कराया गया है। और ये जो डिजाइन है इस ट्रॉफी का, ये 1974 की ट्रॉफी का जो डिजाइन था उससे कुछ मिलता जुलता है। और मगरबी जर्मनी ने मेगा इवेंट की मेजबानी की और टाइटल भी अपने नाम किया था 74 वाले में। और अभी देखें कि ये टाइटल कौन अपने नाम करता है। तो ये जबरदस्त सा एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसपे सबकी नजरें, सब इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, और इसके बाद कुछ और खबरें हमारे पास हैं। आज जरा क्योंकि थोड़ा ताखीर से है, इसलिए आज हम प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं वो हमको साथ साथ बताएंगे। सरप्राइज रखा हुआ है। आलमी बैंक की बात कर लेते हैं, जिसने पाकिस्तान के सैलाब और बारिशों से मुतासर जो किसान हैं इनको रियायती यूरिया फराहमी के लिए माली मदद देने का ऐलान किया। एक बड़ा ऐलान किया गया जी, बड़ा ऐलान किया गया है। बिल्कुल माली मदद की जाएगी। रीजनल डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च तारिक बशीर चीमा से मुलाकात की है और ने दिसंबर में बैंक की बोर्ड मीटिंग के बारे में भी आगाह किया है। और उन्होंने कहा कि आलमी बैंक हंगामी और इसके अलावा ज़राअत और हाउसिंग रिलीफ के लिए पाकिस्तान को $1.3 बिलियन की माली मुआवनत फराहम करेगा। मिलियन डॉलर, सॉरी। तो उससे क्या होगा कि जनाब बहुत सारी चीज़ों में हमें रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि अभी हम बारहा जिक्र करते हैं कि इस वक्त हम सैलाब की सूरत हाल से बाहर नहीं निकल पाए। अभी बहुत से इलाकों में पानी खड़ा है, स्पेशली सिंध के कुछ इलाके। बलूचिस्तान में तो पानी काफ़ी हद तक उतर चुका है, लेकिन अभी काफ़ी सारी मुश्किलात दरपेश है। तो जो हमारे किसान बहन भाई हैं, ख़ास तौर पे उनको इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एक खबर और हमारे पास है और वो औसत उम्र से मुताल्लिक है। पाकिस्तान आबादियाती सर्वे, इसके मुताबिक मुल्क में जो शहरों की औसत उम्र है इसमें कमी भी हुई है और इजाफा भी हुआ है। ये कैसे? जो मर्दों की औसत उम्र है उसमें इजाफा हुआ है, जो खवातीन की औसत उम्र है इसमें कमी हुई है। जो मर्दों की औसत उम्र है वो 64.3 से बढ़कर अब 64.5 ईयर्स पर चली गई है और खवातीन की जो उम्र है यानी एवरेज एज वो 66.5 से कम होकर 65.5 पर आ गई है। मैं समझी थी शुएब, ये कैसे था? किसकी औसत उम्र बढ़ी है, किसकी मर्दों कम की बढ़ गई, औरतों की कम हो गई। अच्छा, औरतों को टेंशन बहुत देते हैं मर्द में भी, इसलिए सिर्फ मर्द टेंशन नहीं देते, औरत को भी बड़ी टेंशन दे देती है। औरतों को तो मर्द तो चिल है ना, वो दो भाइयों ने सेम कपड़े पहने का लुकिंग कूल ब्रो, और यहाँ पे सेम ड्रेस हुआ तो जल भुन गई। देखें, आपका ड्रेस मेरी तरह का, मैंने कुछ कहा मेरी तो कलर सेम है ना सिर्फ। चले एक और चीज शेयर कर लेते हैं अपने व्यूअर्स के साथ, क्योंकि बात हमारी बढ़ गई है। जिंदगी कितनी होती है, एक एवरेज एज की बात हो रही है, तो उसका ताल्लुक हमारे लाइफस्टाइल से भी होता है, उसका हमारे रहन सहन से भी होता है। और खास तौर पे जब ये वाला मौसम शुरू होता है तो स्मॉग और फोग, एक दो बड़े फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे फेफड़ों को मुतासिर कर रहे होते हैं। आलूदा फिजा उसकी एक बड़ी रीजन होती है। और अभी हम देखते हैं कि जब ये वाला मौसम होता है
तो जो फसलों की बाक़ियात होती हैं उनको आग लगाने की वजह से हमारा माहौल बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा होता है। तो अभी क्योंकि फ़सलों की बाक़ियात को आग लगाने के जो वाक़यात हैं वो कम हुए हैं, तो उससे स्मोक में भी कमी आई है और हुकूमत ने ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 144 के ज़रिए फसलों की बाक़ियात को जलाने पर पाबंदी लगा रखी है और उसके समरात भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी कमी आ रही है। जो स्मोक होती थी पहले, अब वो काफ़ी हद तक कम होगी, लेकिन इसके बावजूद किसानों की एक बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो अगली फसल की बुआई के लिए अपने खेतों को साफ और तैयार करने के लिए बाकियात को जलाती है। ज़ाहिर है वो वेस्ट कहीं उन्होंने ठिकाने लगाना है, तो वो बिल्कुल नहीं करना हालांकि वो चाहिए। जानते हैं सलमा कि ये जो अमल है इससे माहौल को आलूदा किया जाता है। हाँ। मिट्टी के नामियाती मादे को तबाह करता है इस तरह का अमल। और जो दोस्त केचुए होते हैं ना, वो जो फसल के लिए बड़े मुफीद साबित होते हैं, मुआविन होते हैं, उनको ये हलाक करता है। तब इस साल चावल उगाने वाले अजला के कई देहात में फसल की बाक़ियात को जगह जगह जलाने में वाज़ेह कमी देखी, विच इज़ वेरी गुड। और इसकी वजह से हम इंशाल्लाह स्मॉग में कमी देखेंगे। और स्मॉग में कमी की बुनियादी वजह वैसे यही है। और फिर दूसरी जो एक बड़ी वजह होती है वो ज़ाहिर है जो ब्रिक किलन्स होते हैं, भट्टा, इसको हम देखते हैं कैसे इसको हम ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करते चले आए हैं पिछले चंद सालों में, विच इज़ वेरी गुड कि इसकी वजह से भी कुछ बेहतरी जो है वो आ जाती है। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो मैंने आपसे पूछनी है, जैसे मैंने वो पूछा था ना एवरेज एज किसकी ज़्यादा होती है, अब आप मुझे ये बताएं ड्रैगन फ्रूट कौन सा फ्रूट होता है? इट्स ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, वो कैसा दिखता है? वो ड्रैगन फ्रूट जैसा होता है। ये देखिए, देखने में तो प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अब ये अच्छा, ये पाकिस्तान ऐसे है में कि फूल की तरह का दिखता है। हाँ और बिल्कुल इसके अंदर वाइट सा पोर्शन को नजर है। मैंने खाया कभी नहीं है। हाँ, मैंने भी नहीं खाया हाँ, ऐसे लेकिन कुछ। वैसे अभी ना अवेलेबल है ये पाकिस्तान में आजकल। और ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की वजह से पाकिस्तान में इसकी अब हम काश्त कर पाएंगे और ये जो कुदरती माहौल इसके लिए रिक्वायर्ड होता है वो भी अब मैसर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये इसको पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवाएं इस फल को, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जिनको हम दूसरी कंट्रीज से उनके माहौल और वो किस तरह के इन्वायरमेंट में वो सब्जियां और फल उगते हैं वो हम उससे इनहेरिट करते हैं, उनसे हम उसको एक्वायर करते हैं और बहुत बड़ी मार्केट है। और जिस तरह देखें ना सलमा, पाकिस्तान में हमारी आम की बड़ी मार्केट है या किन्नू और माल्टे की, इस तरह वहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की। और अगर पाकिस्तान का माहौल साजगार है फॉर ड्रैगन फ्रूट और वो सपोर्ट हमें करते हैं, यहाँ पर हम उसके बाग लगाते हैं, तो वो फल पाकिस्तानी तो खाएंगे ही, लेकिन वहाँ एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे बिकॉज उनकी बड़ी मार्केट है। दे नीड दैट। तो लेट्स सी ट्रेड पर्पस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चीनी टेक्नोलॉजी के हुसूल से हम ये कर पाएंगे ड्रैगन फ्रूट। अब टेस्ट कैसा होता है हम खा के बता पाएंगे। मजेदार होता है, मैंने सुना है, अच्छा होता है। और मैंने ये सुना न्यूट्रिशियस बहुत होता है ये। हाँ। एक ये भी एवोकाडोस भी। तो लेट्स सी ड्रैगन फ्रूट से मुतालिक बल्कि ट्राई करते हैं। लेट्स हैव दैट ड्रैगन फ्रूट ऑन आवर सेट। अगर इस मौसम में अवेलेबल है कहीं पर, कोल्ड स्टोरेज में ज़ाहिर होता है, तो हम ट्राई करते हैं कि लेकर आए, खुद खाएं भी और आपको बताएं भी कि और अगर हमारे कोई चाइनीज दोस्त हमें सुन रहे हैं और वो उर्दू भी समझते हैं तो हमारे लिए तोहफा भिजवा दें ताकि हम ड्रैगन फ्रूट खा के ट्राई करें कैसा होता है। फिलहाल आपको वेल मछली दिखा दे। हाँ, दिखा दे। और वेल मछली भी ऐसी आपको हम दिखाएंगे इस वक्त जो लगेगा कि शायद वो आसमां में है, सितारों में है। ये देखें, अब ये है समंदर के अंदर ही, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे ये आसमान में हो, बिल्कुल गुमा ऐसा जैसे तारों के जहां में हो ये, लेकिन वो रिफ्लेक्शन कुछ ऐसी है। और वो जो एल्गी और फंगस की ग्रोथ होती है उसकी वजह से कुछ ऐसा माहौल बन गया कि जिसमें लग ये रहा है कि ये आसमान में, वरना है ये पानी के अंदर ही है ना। वैसे हम माहौल बनने की बात करते होते हैं ज़मीन के अंदर, तो पानी में भी बड़ा माहौल बना हुआ, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। क्या पता शादी और लाइटिंग का इंतजाम किया हो। हाँ, वैसे इनकी भी समुद्री हयात की भी शादी होती होगी ना, इनकी भी बरातें आती होंगी, मेला लगता होगा, है ना, वेल की मेहंदी। अच्छा, ये जो आप इतनी मुश्किल बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इसलिए कर रहे हैं कि आज फिलॉसफी का दिन है, फलसफे का दिन है। एक ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट जिसके बारे में हम सिर्फ सोचते हैं, हम पढ़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन अल्लामा इकबाल साहब, क्या बात है उनकी, उन्होंने जनाब फिलॉसफी में पीएचडी की थी। बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स होती है। किसी भी चीज़ को लॉजिक के थ्रू समझना एक मुश्किल काम समझा जाता है, हालांकि होता नहीं है। बहुत सारे ब्रेनी लोग ऐसे भी होते हैं जो इस टारगेट को भी अचीव करते हैं। तो आज ये दिन मनाया जा रहा है और नवंबर की तीसरी जुमेरात को ये दिन मनाया जाता है। पहले ये 21 नवंबर को मनाया जाता था और इसका मकसद ये है कि मुस्तकबिल की नस्लों के लिए फ़लसफ़े की अहमियत के बारे में शऊर उजागर किया जाए। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। एक और ख़बर हमारे पास, एक शख्सियत उनको याद करते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, स्टेज और फिल्मी दुनिया के मायनाज अदाकार शफ़ी मोहम्मद शाह अपने मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। उनकी शानदार अदाकारी और मयारी काम, इसके बायस शफ़ी मोहम्मद शाह आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा हैं। उनकी ज़िंदगी पर, उनकी फ़नी सलाहियतों पर एक रिपोर्ट है, क्योंकि उनकी फ़नी सलाहियतों के एतराफ़ में सदारती तमगा बरा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ भी उनको नवाजा गया। रिपोर्ट है उन पर, आइए देखते हैं।
मोहम्मद शाह 1949 को सिंध के ज़िले नवाबशाह के शहर कंडियारों में पैदा हुए। उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में MA का इम्तिहान पास किया और एग्रीकल्चर बैंक में मुलाजमत से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। इसी ज़माने में उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ की बदौलत रेडियो पाकिस्तान से भी सदाकारी की। बाद में वो पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हुए और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से नश्र होने वाले मुतादिद ड्रामों में शानदार काम किया। उनके यादगार ड्रामों में आँच, चांद गिरहन, जंगल, दायरे, काला पुल, मारवी और खिलन को मांगे चांद सरे फहरिस्त हैं। भाई आदमी मट्टी से ज्यादा शीशे की तरह होता है। मट्टी तो दोबारा ढूंढी जा सकती है, लेकिन शीशे को नहीं जोड़ा जा सकता। अगर वो जुड़ जाए तो उसमें फिर लकीर आ जाती है। शफी मोहम्मद शाह अपने मुनफरिद अंदाज और जुमलों की बर्जिश अदायगी से किरदार में जान डाल देते थे। शफी मोहम्मद शाह ने बड़ी स्क्रीन पर भी अपने फन का लोहा मनवाया। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। शानदार फनी खिदमात के अतराफ में शफी मोहम्मद शाह को 1989 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। शफी मोहम्मद शाह 17 नवंबर 2007 को कराची में इंतकाल कर गए। शानदार फनी खिदमात के बायस उन्हें तादेर याद रखा जाएगा। चलें, रिपोर्ट आपने देखी। एक खबर और है हमारे पास। इससे पहले कि हम ब्रेक पर बढ़ जाएं, तर्जुमान दफ्तर खारजा उसकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान में 9 मार्च 2022 को ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने के वाक़े के हवाले से IAEA के DG के बयान पर भारतीय मीडिया की जानिब से जो गुमराहकुन रिपोर्टिंग है उसकी हम मजम्मत कर रहे हैं। मीडिया सवालात के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया की बेबुनियाद कोशिश भारत के गैर जिम्मेदाराना जौहरी रवैये से तवज्जो हटाने के लिए है और IAEA के डायरेक्टर जनरल का बयान खास मकसद के लिए तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बिल्कुल, और तर्जुमान ने यह भी कहा है कि भारत को तकनीकी तफसीलात भी बतानी होंगी, साथ ही साथ कई सवालों के जवाबात भी देने होंगे। भारत रेडियो एक्यूमेटर की चोरी और गैर कानूनी तरसील जैसे सवालों के भी जवाब दे। बहुत सारे मामलात हम देखते हैं कि भारत की तरफ से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है और उसके बाद अपनी हर कोताही, हर नाकामी, हर बुराई का बदला उसका मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश की जाती है, लेकिन कभी भी कोई लॉजिकल चीज़ भारत की तरफ से सामने नहीं आई। और पाकिस्तान ने हमेशा जब जब भारत को एक्सपोज किया तो उसके डोसियर भी अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए, लेकिन उसके बावजूद भारत को अभी तक अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सका। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, ऐसे बच्चे से मिलवाएंगे जो करेगा आपको हैरान, क्योंकि वो है निंजा। कैसे बना निंजा, कराएंगे उससे मुलाकात ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोइन खान। हालिया बारिशों में जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जहां पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया, सैलाब आ गया और लोग बेघर हो गए हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है मेरी एज़ अ पाकिस्तानी कि आप लोग इस मौके पे जो बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हो चुकी हैं उन लोगों के साथ अपना ताउन करें। कोशिश करें कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो इस सिलसिले में जो भी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और ये भाई बहनें बुज़ुर्ग जो इस तबाहकारियों के अंदर अफेक्टेड हुए हैं, इन तमाम लोगों को हम सब की बहुत सख्त ज़रूरत है। सो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ हेल्प करें और घर से बाहर निकलें और कोशिश करें जल्द से जल्द हम इसकी रिकवरी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। कश्मीरी अवाम 7 दहाइयों से भारतीय जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं। काबिज भारतीय अफवाज कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत के मुतालबे पर शहीद कर रही हैं। भारत ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबा नहीं सकता। जालिम भारत के खिलाफ कश्मीरियों की जिद्दोजहद तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखी जाएगी। जम्मू कश्मीर में शिकस्त जालिम भारत का मुकद्दर है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उम्र है सिर्फ 10 साल, मेरी नहीं, जिससे आपकी मुलाकात कराऊंगा उससे। मेरी भी वैसे इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही है, अब 16 साल कर लें। ट्वाइस और थ्राइस में भी। क्लास 4 के तालिब इल्म मोहम्मद जुल्करनैन, जिनकी आपको इस वक्त हम कुछ मनाजिर दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो खेल रहे हैं। नंचो को एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं, पहचान बन रही है इनकी। निंजा मार्शल आर्ट के माहिर हैं, येलो बेल्ट अपने नाम कर चुके हैं और उनके साथ आज हमें ज्वाइन करेंगे उनके टीचर राशिद अली भी निंजेस्टो स्टाइल इंस्ट्रक्टर हैं, खुद भी ब्लैक बेल्ट रखते हैं। तो ब्लैक बेल्ट वाले भी हैं, येलो बेल्ट वाले भी, हम तो वाइट वाले हैं ना, वो पहली बेल्ट वाइट ही होती है। तो हम दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम। अच्छा राशिद साहब, सबसे पहले तो बता दी निंजेस्टो क्या है? निंजेट्सू एक स्टाइल का नाम है, जिस तरह निंजा मार्शल आर्ट्स है, इस तरह मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। ताइक्वांडो है वो कोरिया का मार्शल आर्ट्स है, बांडो है वो बर्मा का मार्शल आर्ट्स है, थाईलैंड का एक स्टाइल है किक बॉक्सिंग। तो इस तरह मुख्तलिफ स्टाइल्स के नाम होते हैं। इस तरह ये निंजेट्सू जो है वो हमारे स्टाइल का नाम है, जो महारत जापानीज हासिल है कर। ये? जी जी, जापानीज मार्शल आर्ट है और इसमें जो महारत हासिल होती है तो उसको निंजा मार्शल आर्ट, निंजा ओके। कहते हैं उसको। अच्छा, निंजा मार्शल आर्ट पाकिस्तान में कितना नजर आ रहा है हमें? ये तो पाकिस्तान में एक निंजा फेडरेशन है जिन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था। उनका नाम जो है सरफरद यंग निंजा मास्टर है, सरफरद बादशाह साहब। उनके बाद जो है पाकिस्तान निंजा फेडरेशन एक काम हुई, 500 से ज़्यादा जो ब्रांचेज हैं वो इस टाइम रन कर रही हैं पाकिस्तान अच्छा में। अच्छा, इसमें कितनी टेक्निक्स होती हैं? इसमें 18 मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से कुछ खास जो हैं वो ताइजट्सू है, जिसमें किक बॉक्सिंग, जिसमें आ जाता है कि थ्रो करना, बॉक्सिंग करना, कराटे करना, यानी कि बिना वेपन के, कोई हाथ में कुछ भी ना हो, बिना हाथ के आप वेपन के आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको वेपन के साथ थ्रो कर रहे हैं। अच्छा, जुल्करनैन इज वेरी शाय, तो मैं जुल्करनैन पे बाद में होगी। आपके गले में जो बहुत सारे मेडल्स नजर आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स में जी लिए? बिल्कुल, ये जो वेपन मैंने जो मेडल्स पहने हुए हैं, ये इसका ये है कि हमने मुख्तलिफ स्टाइल्स में जाके, ताइक्वांडो में, किक बॉक्सिंग में जाके, खास तौर अपने स्टाइल में जो मार्शल आर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप्स हुई हैं उसमें मेडल हासिल किए हैं ये मैंने। जबरदस्त। जी बिल्कुल। आप जुल्करनैन, आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? ठीक है। नाश्ता किया है? यस। तगड़ा नाश्ता किया है? क्या खाया? अंडा पराठा चाय। गुड। रोज इस तगड़ा नाश्ता होता है? यस। कब से सीख रहे हो निंजा मार्शल आर्ट? अब मार्च से सीख रहे हो, तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं। तो कितना सीख लिया? अब येलो बेल्ट पे पहुंच गए हो, यस। तो क्या टारगेट है? ब्लैक बेल्ट ही जो सर की बेल्ट है वहीं तक पहुंचना है? कितना वक्त लग जाएगा? चंद साल तो लग जाएंगे। येलो से पहले कौन कौन सी बेल्ट्स थी? वाइट सिर्फ। वाइट है, वाइट सिर्फ और येलो है थी, ना? उसके बाद येलो आ गई, इसके बाद कौन सी? ब्लू है, ऑरेंज। ऑरेंज है। ऑरेंज। जबरदस्त। और क्या क्या आता है आपको? मुझे फ्रंट रोल आता है, जिम्नास्टिक में फ्रंट रोल आता है, हेड स्प्रिंग आता है, ब्रिज आता है, लेग स्विम आता है और ये सिर्फ ये सारी just टेक्निक्स हैं जी इसकी? जी बिल्कुल, ये जिम्नास्टिक के इवेंट्स होते हैं, उसमें ये फ्रंट रोल, डाइव रोल, साइड रोल, बैक रोल, हेड स्टैंड, जो अभी आपको करके भी दिखा देगा। और कराटे में वेपन के साथ आता है, कि आपको बताया था कि टाइजुत्सु में वेपन के साथ भी लड़ना सिखाते हैं, तो आप ये वेपन भी इसको चलाना आता है। अच्छा। पहली बेल्ट में ये होता है कि वाइट बेल्ट में हम सिंगल नंचक चलाते हैं, उसके बाद जब वो थोड़ा सा प्रमोट होता है तो उसको हम डबल वेपन दे देते हैं, लेकिन इसका भी सिंगल वेपन जो है कंप्लीट है, तो वो इंशाल्लाह आपको परफॉर्म भी करना जुल्करनैन, ये स्कूल में भी करते हो? दोस्तों पे वेपन चलाते हो कि नहीं? तो स्कूल में मार्शल आर्ट में उधर हाँ, स्कूल में जी करते होते हैं। नहीं, आपके जो स्कूल वाले क्लास फेलोज, आप 4th क्लास में पढ़ते भी हो ना, उधर ट्राई किया कभी दोस्तों पे? उधर लेके नहीं जाता हूँ, अलाउड अच्छी टीचर बात है। मना करती है। अच्छी बात है, ये अलाउड नहीं होता स्कूल में। हाँ, अगर क्लास हो वहाँ पर मार्शल आर्ट की तरबियत दी जा रही, फिर एक अलग बात है। नहीं, मैं चाहूंगा- दोस्तों को डराने में क्या हर्ज है? मैं तो वो होती ले स्कूल जाके जाती। थोड़ी डराना है, उसने बार बार काम मुका के आंदा है। अब मैं चाहूँगा प्लीज़ अगर थोड़ा सा आगे भी आ जाएं और हम जरा देखते भी हैं कि किस तरह से टीचर उनको सिखाते हैं, किस तरह से वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। नंचक जो है वो भी हम चाहेंगे इनसे कि हमें करके दिखाएं। आप लोग प्लीज़ आगे आ जाए ना। और नंचक के अलावा क्या क्या और टेक्निक्स ये कर सकते हैं, हम ज़रूर चाहेंगे कि आप तक वो दिखाएं भी। कितना एक्सपीरियंस आ चुका है, तो चलें जी, आपकी तरफ है। हाँ, ये तो अपने आप को ही मार रहा है। और ये आपके इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो कर रहा होता है बिल्कुल, साथ ये साथ? वेपन के स्टेप बाय स्टेप हम इनको लेसन्स वगैरह देते हैं, फिर इनका एंड में जो है ना ओए होए, demonstrate कमाल होता है, ये कमाल। करके दिखाता है। ये क्या शाबाश। स्टेप था? दोबारा करो ना जरा ये दोबारा वाला। सर वाला करके दिखाओ, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। वेरी नाइस। और इसमें एक्सपर्टीज भी रिक्वायर्ड होती है ना, ताकि stop. इंजरी ना हो जाए। स्टॉप कर लो,
ब्रिज बना हेड स्टैंड करके दिखाना। अच्छा, इसमें ननचक सीखने में इंजरी होती है? जी बिल्कुल ये होता है। इसमें छोटे बच्चों को फोम वाला दिया जाके ताकि गलत कर रहे हैं तो उनको लग जाए तो कोई चोट वगैरह ना पहुंचे। और बड़े जो बच्चे होते हैं उनको वेपन जो होता है वुडन का देते हैं ताकि वो अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते उनको लग भी सकता है। तो इसलिए जो है ना इस चीज़ को बच्चों को थोड़ा सा फोम वाला देते हैं ताकि जब बेंड करते हैं तो वो ज़ाहिर उनके फेस के ऊपर होता है। फेस के ऊपर होता है। ये डेंजरस भी है वेपन। अगर ये वुडन होता तो अगर लगता तो थोड़ा सा इंजर्ड। ये घर पे बच्चे बिल्कुल ट्राई ना बिल्कुल करें, ना इसके करें। लिए आपको प्रॉपर लेसन्स लेने पड़ते हैं, फिर करते हैं। स्टैंड इजी स्पो सर स्टैंस यस थाई वापस एक दोबारा थाई राउंडर्स गुड वापस जाएं डबल राउंडर्स गुड वापस जाएं शाबाश थाई व्हील गुड दोबारा करें शाबाश उसी एंगल से वेरी नाइस। वेरी गुड दूसरे एंगल से शाबाश वेरी गुड इजी दिस इज किक बॉक्सिंग। जी ये थाई के लिए होता है। अगर सेल्फ डिफेंस अपना आ जाता है कि अगर कोई मुकाबले में आ जाता है तो आप इस तरह फाइट्स करके इसके ऊपर प्रैक्टिस हो रही है। जस्ट अगर जब फाइट होती है तो ये फाइट में आपस में किक्स वगैरह कर सकते हैं। सुलकरनैन आप तो कहते हैं बड़े तो मैं इसके एक्सपर्ट साथ हो। फाइट भी कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है मेडल तो जुल्करनैन जी, मेडल्स भी उतार दें। और उसके बाद हम जरूर चाहेंगे कि वो जो उससे पहले अपने फ्रंट रोल, साइड रोल, अगर तो बैक फ्लिप भी आती हो उसको, आई एम नॉट श्योर, बट हम जरूर चाहेंगे कि वो भी देखें। इजी वो सर ब्रिज बनाओ 1 2 3 ये जिम्नास्टिक का इवेंट है। दोबारा से थोड़ा सा आप लोग इस तरफ आगे की तरफ Very आए। good. जी जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टैंड वेरी गुड इजी टर्न योर फेस हेड स्टैंड करो आराम से करना है बिल्कुल शाबाश ओहो वेरी गुड कमाल। 1 2 Wow, 3 very 4 5 nice. 6 7 8 9 10 लेग्स ओपन करो शाबाश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेग्स क्लोज हैंड्स डाउन वेरी गुड जबरदस्त। लेग स्विंग और पोजीशन जुल्करनैन अभी इतना छोटा सा है कि वो बिल्कुल swing, कैमरे आगे में आ जाओ। समटाइम्स नजर भी नहीं आता। यस वेरी नाइस। 1 2 ओहो कमाल। 3 4 5 स्टॉप गेट अप। मैं थोड़ी सी इसके साथ फाइट कर लेता हूँ। जी, ये जी, थोड़ा जी। सा सेल्फ डिफेंस का अपना आ जाएगा। आप Easy? उसी के साथ फाइट करें सर, हमारे साथ करनी भी नहीं है। वो स्टैंस यस फाइट गुड ट्राई शाबाश करते रहो गुड ट्राई शाबाश हिट थाई गुड राउंडर फेस पे डबल राउंडर शाबाश ये चीज़ व्हील किक भी मारने साथ ही अब थाई के साथ वेरी गुड गुड ट्राई शाबाश फाइट शाबाश जल्दी जल्दी पंच साथ मारो थाई राउंडर्स के साथ शाबाश वेरी नाइस। गुड ट्राई शाबाश इजी वो जुल्करनैन ये जो आपने किक्स सीखी है ये बहन भाइयों को भी करते हो कि नहीं? उधर भी सेल्फ डिफेंस होता है? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा वैसे इस एज में, नहीं क्लास 4 का स्टूडेंट है, इस एज में और बच्चे भी हैं आपके पास? जी बहुत ज़्यादा इस एज में तो सेल्फ डिफेंस जो है ना बच्चे काफ़ी पेरेंट्स आजकल वो जैसे ट्रेंड चल रहा था बच्चे अगवा करने का तो उसमें तो बच्चे पेरेंट्स जो है ना बड़े कॉन्शियस थे तो उन्होंने अपने बच्चों को इस चीज़ में सेल्फ डिफेंस ज़्यादा सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए बच्चों को ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर किया कि आप सब सीखें इसमें। चलें। तो इस जैसे तो काफ़ी ज़्यादा और यानी इससे छोटे भी बहुत हैं। अगर जुल्करनैन बातें नहीं करता इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको छोड़ देगा। किसी ने मस्ती नहीं करनी ऐसे जुल्करनैन नहीं के कहते, साथ। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। Exactly. अच्छा और भी कुछ डेमोंस्ट्रेशन है अभी? नहीं बोलते। चलिए आप लोग प्लीज बैठें, हम कुछ और गुफ्तगू भी करते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि पेरेंट्स बड़े कॉन्शियस हैं बच्चों के सेल्फ डिफेंस से मुताल्लिक कि बच्चा अपनी हिफाजत खुद कर सके। अगर तो घर से बाहर वो किसी वक्त अकेला जा रहा है, वैसे तो हम ये ज़रूर कहते हैं हालात ऐसे हैं कि बच्चा अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट ज़ाहिर है जिस माशरे के लिए बच्चों को तैयार करना है उस हवाले से उनकी तरबियत बड़ी अहम है। तो प्लीज़ सर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कितने बच्चे आपके पास हैं और ये कितना अहम है बिलखुसूस ये जो टेक्निक्स आप सिखा रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए? जी बिल्कुल इसमें तो बच्चे तो बेशुमार मार्शल आर्ट्स के जितने अभी मैंने आपको स्टाइल्स बताए बेशुमार स्टाइल्स हैं। पेरेंट्स से तो यही गुजारिश है कि आप जितने भी आपके घर के करीब जितने भी मार्शल आर्ट्स के अकेडमीज़ वगैरह हैं तो आप अपने बच्चों को उसमें एडमिशन करवाएं ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस करना सीखें। और ख़ास तौर पे जो हमारी माएँ बहनें हैं जो बच्चियाँ हैं छोटी जो उसका जो है ना उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को हमारी अकेडमीज़ में जो है 100-150 के करीब जो है ना स्टूडेंट्स एट अ टाइम गेम करते हैं इसमें। राशिद साहब बच्चियों को भी आपने कहा सिखाते हैं, मुश्किल तरीन टेक्निक कौन सी होती है इस सारे मुश्किल तरीन यही हो गया बच्चों को हम बताते हैं कि लॉक्स वगैरह अगर कोई आपका हाथ पकड़ के अगर आपको लेके जा रहा है तो आप उसका डिफेंस कैसे कर सकते हैं। आप अपना हाथ छुड़ाएं पहले, उसके बाद आप उसके ऊपर अटैक करें। अटैक का वीक पॉइंट्स बच्चों को बताए जाते हैं कि यार आपका जो सोलर अटैक होता है उसमें अगर ये बच्चों के वीक पॉइंट्स होते हैं, अगर कोई भी कार है आप अटैक उस पर सोलर अटैक पे करते हैं तो वो उसी टाइम आपका हाथ छोड़ के अपने आप को
संभालने में लग जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कर पाएँ कि आप और जुल्करनैन के साथ कि हम छोटे छोटे सिनेरियोज आपको दें कि फॉर एग्जांपल किसी ने पीछे से हमला किया, किसी ने बाजू पकड़ा या किसी ने आपको ग्रैब किया, तो क्या करना चाहिए? तो अगर ये हो पाएगा तो हम जरूर चाहते हैं एक बार फिर डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ ही बढ़ते हैं। गुफ्तगू तो हो रही है लेकिन समय बड़ा आम है ना कि बच्चा पूछना पाए। चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा दुकान पर गया है और दुकानदार ने उसका हाथ पकड़ लिया है, दुकानदार ऐसी कोई बात करता है, एक सिनेरियो दे रहा हूँ मैं, नॉट टू टारगेट एनीवन, तो क्या करना चाहिए और क्या किया जाए? जी देखें, सबसे पहले अगर आपको कोई हाथ से पकड़ लेता है तो इसकी टेक्निक यही होती है कि आपने थंब वाली साइड से अपने आप को घुमाना है, जोर से, और घुमा लेना है। अब इसकी टेक्निक ऐसी होती है, मोर देन प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर मैंने इस बच्चे को अभी सिखा दिया है, अगर ये इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो इसके जब मुसीबत आएगी तो ये उस टाइम काम नहीं आएगी। अगर हम जो चीज़ सिखा रहे हैं अगर वो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है तो वो इस चीज़ के काम आएगी इसके। अब देखें, ये स्टेप नंबर 1 आ जाता है, एक हाथ से पकड़ लिया। अब दोनों हाथों से अगर कोई पकड़ लेता है तो आपने छुड़ा लेना है, खींचना है और ये थ्रू कर दिया। ओके। लेकिन देखें दूसरे हाथ की ग्रिप भी तेज होगी ना, तो जी, वो जी, बिल्कुल। अगर सामने वाला जिसका हाथ पकड़ा वो वीक है, वो मतलब जैसे छोटा बच्चा है, जी, जी, कोई खातून है, तो वो कैसे उस हाथ वो को हटाए? अटैक्स कर सकता है उसको। देखें, इसका हाथ दोनों पकड़ा है तो इसका हाथ एक खाली है, ये यहाँ से अटैक भी कर सकते हैं। पंच मारने की कोशिश करो, शाबाश, फेस पे थ्रो करो, इसको खींचो यहाँ से नीचे, शाबाश, गुड। अब दोनों हाथ पकड़ लिए, अब पंच, ये देखें यहाँ से पंच भी मार सकते हैं। इसका ये हाथ खाली है, मेरे दोनों हाथ ग्रिप्स हैं। अगर आपने अब छुड़ाना नहीं है, उसने अटैक करना है तो फेस पे पंच मारो, जरूर करना है। ये फेस पे पंच मार के अपने आप को छुड़ा सकता है। अगर किसी दूसरे को ओपोनेंट को फेस पे पंच लग जाएगा तो वो अपने आप को बचाएगा, इसका हाथ छोड़ देगा तो ये क्योंकि बुनियादी सी बात है कि वो अगर आपने ये शो कर दिया कि आप कमज़ोर हैं किसी भी तरह से, तो वो फिर अगला बंदा आप पे अटैक करेगा, हावी आएगा। तो आपने ना अपने अंदाज से, ना अपनी गुफ्तगू से, ना अपनी आंखों से, ना जिस तरह के एक्शन थे, कहीं से कमज़ोर साबित नहीं होना। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक लड़की है और किसी ने बालों से पकड़ा, फिर क्या किया जाए? यस, बाल का अटैक आ जाता है। बैक हेडलॉक, दोनों हाथों को पकड़ो, शायद ऊपर से, यहाँ से आपने दोनों पकड़ो, पहले मेरे हाथ दोनों, अब घूम जाओ इस तरफ से, ये यहाँ से घूम के बाजू घुमा यानी दिया। बिल्कुल रिवर्स कर दी है। जी बिल्कुल, उसको ओपोनेंट में कर दिया। यहाँ से लाके वो आप उसको किक भी मार सकते हैं, जुल्फिकार किक हिट करो, फ्रंट किक, ये चीज़ यहाँ से किक हिट करके नीचे भी जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा कोई सिनेरियो आप खुद ये भी बताना फ्रंट नेक चाहें? लॉक आ जाता है, अगर कोई आगे से आके पकड़ लेता है, 1 नीचे से उठाया और पुश किया, सार। अब ये थोड़ा सा छोटा बच्चा है, फोर्स इसमें अगर ये इसके ओपोनेंट आ जाता है, इसमें अभी कितनी प्रैक्टिस की है, ये अपने फोर्स लगा सकता है, किक मार सकता है इस चीज़ में। तो ये इस चीज़ में जो है दिस ना इज build कर वेरी सकता है। इंपॉर्टेंट। ये घर पे मौजूद जितने बच्चे देख रहे हैं सबको ये सीखना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो वो हैंडल कर सकते हैं इस तरह से। और जुल्करनैन ने माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टेप्स किए, बहुत अच्छा सीखा है जुल्करनैन और ने। ऐसे कुछ पेरेंट्स तो हैं वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि बच्चा जाए सीखे, और कुछ होते हैं बिल्कुल मैं कहूँगा डरपोक होते हैं, वो कहते हैं नहीं चोट लग जाएगी, सीखने में चोट लग जाएगी, अच्छा नहीं जाएगा बच्चा, ओहो वहाँ पे जाएगा, इंस्ट्रक्टर हम कैसे 1 घंटे के लिए छोड़ाएं। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ ये स्टेप ज़रूर लें, बच्चों को लेकर जाएं जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है। हो सकता है किसी बच्चे का निंजा में इंटरेस्ट हो, मेरी बेटी का तो बहुत इंटरेस्ट निंजा में, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, जैसे शोतोकान की तरफ मैं लेके गया। शोतोकान इज गुड, हाँ, शोतोकान इज ऑल्सो गुड। तो वो जो ऑप्शन आपके पास है प्लस जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसकी तरफ जरूर आप लेकर जाएं, ताकि बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। बिल्कुल। कितना वक्त लग जाता है? जिस तरह आप ये देखें तो ही इज 11 ईयर्स ओल्ड, 8 महीने से इनको हम देख रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए। नॉर्मली इसी एज ब्रैकेट के बच्चों को कितना वक्त लगता है कि इतने एट पार वो हो जाते हैं कि अपने आप का अपनी आप की हिफाजत कर सकें? जी बिल्कुल, ये तो कॉन्फिडेंस के ऊपर है कि बच्चा जो है ना बिल्टअप करता है अपने आप को। इसलिए हमने इसमें सेशन रखे हुए हैं। पहला कोर्स जो है वो 6 से 7 मंथ का होता है, उसमें कुछ टेक्निक्स वगैरह, लॉक्स वगैरह दी जाते हैं कि यार आप इसकी टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें। और साथ साथ जैसे ही बच्चा सेल्फ डिफेंस में थोड़ा सा टाइम लगाता है किसी चीज़ में, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा उस चीज़ में बढ़ जाता है। तो हम तो इस चीज़ के कहते हैं कि यार 1 ईयर्स अगर बच्चा लगाता है हमारे पास, तो वो अपना सेल्फ डिफेंस अपने ओपिनियन का साथ जो है ना दिफा कर सकता है। हफ्ते में कितने दिन, कितने घंटे एक बच्चा इस काम को दे? जी वीक में जो है ना 3 क्लासेस वगैरह होती हैं, उसमें जो है ना 2 घंटे की क्लासेस होती हैं। वार्म अप, सेल्फ डिफेंस, स्ट्रेचिंग, यानी कि फिजिकल फिटनेस के लिए भी हम एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, फिर सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स वगैरह। अच्छा, ये डिफेंस टेक्निक्स के साथ साथ एक्सरसाइज भी आप लोग खुद करवाते हैं? जी बिल्कुल, एक्सरसाइज वार्म अप हर गेम करने से पहले ज़रूरी होता है, ताकि वार्म अप होगा तो कुछ कर सकेगा, किक्स कर सकेगा, पंच कर सकेगा, बॉडी मूवमेंट कर सकेगा। क्योंकि वार्म अप से ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बच्चों में आती है, वो निकलती है बाहर। स्ट्रेचिंग करना, के किक्स करना, ये सारा कुछ जो है ना वार्म अप से ही अच्छा, आता है। आप क्योंकि बच्चों को सिखाते भी हैं एक छोटी सी चीज़ के अगर बच्चों में डिफरेंट डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ बच्चे वीक होते हैं, उनकी बोन्स वीक होती हैं, क्या उनको भी सीखना चाहिए? और ये जब आपकी फिजिकल
एक्टिविटी होती है तो क्या हड्डियां मजबूत होती हैं इससे? जी बिल्कुल, इसमें ये होता है कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं वो तो उसमें होता है कि वो खाते क्या हैं पीते क्या हैं, तो उनको डाइट प्लान का भी ज़रा बताते हैं कि यार आप वीकनेस हैं तो आपने ये मार्शल आर्ट सीखना है, तो आपने रात को बैठ सोने से पहले दूध पीना है, आपने ये चीज़ खानी है, आपने सब्जी खानी है, आपने गोश्त खाना है, तो उनको डाइट प्लान भी ज़रा बताते और हैं बच्चे ताकि वो शौक से अपने- करते भी हैं। जी बिल्कुल, पेरेंट्स का तो यही कहना है जी, हमारी बात नहीं मानते, लेकिन इंस्ट्रक्टर्स जो आप कहते हैं ना, तो रात के 2 बजे भी हमें बनाना पड़े तो वो हम बना के बच्चों को देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहना है कि हमें सर ने कहा जी ये चीज़ खानी है तो हमें ला के दें। दैट्स वेरी ट्रू। उस्ताद ने कुछ कहा था, बच्चे ने उसको तो फॉलो करना ही करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है, उस्ताद को फॉलो कर रहे हैं। जुल्करन, मुझे आप बताएं कि खाने पीने में क्या पसंद है? मुझे गोश्त गोश्त पसंद है। और जब सर बताते हैं कोई स्पेसिफिक चीज़ कि यही खाना है आज आपने और ये नहीं खाना, तो वो फॉलो कर लेते हो? कर लेता हो। और 3 दिन जा रहे हो हफ्ते में, ज़बरदस्त। तो और कोई दोस्त बन गए वहाँ पे? सारे दोस्त बन गए हैं? Yes. या ऐसा है कि आपको देखकर आपको कोई दोस्त भी आपके साथ चल पड़ा हो कि मैंने भी जाना है और सीखना है? स्कूल के कुलीग्स वगैरह जो आपके आए स्कूल थे? से कोई आया आपके साथ? दो बच्चे 2 बच्चे क्लास के आ गए हैं। देखा, उसको देखा देखी आए ना, हाँ। विच इज़ वेरी गुड। और बच्चियाँ कितनी आपके पास जो हासिल बच्चियाँ कर जी रही हैं बेशुमार बच्चियाँ भी हैं, छोटी से लेके बड़ी तक बच्चियाँ भी हैं, लेकिन बड़ी बच्चियाँ थोड़ा सा कॉन्शियस होती हैं कि यार हम कैसे सीखें, लेकिन अगर वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप करके हमारी एकेडमी में ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह वो अपना सेल्फ डिफेंस कोई कर सकते फीमेल हैं। इंस्ट्रक्टर वैसे आपके पास जी होती है इस बिल्कुल, कार्य के फीमेल लिए? इंस्ट्रक्टर्स भी हमारे साथ होती हैं, लेकिन फीमेल्स का इंस्ट्रक्टर तब हायर की जाती है जब थोड़ी सी स्ट्रेंथ लड़कियों की वगैरह हो तो। ठीक है, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, बड़ा अच्छा लगा मिलकर, ज़बरदस्त आपने इसको सिखाया। आई एम श्योर और भी जो बच्चे आपके पास जा रहे हैं वो सारे सीख रहे हैं, तो और आप 2-3 स्टेप तो हमने खड़े खड़े देखने वालों को भी सिखा ही दिए वैसे और ये करा ज़रूरी है के। ना, ज़रूरी है, लेकिन हाँ। उससे बेहतर ये है कि आप प्रॉपरली किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाएं जहाँ पर तरबियत दी जाए। वैसे तो कुछ स्कूल्स में भी आजकल होता है, क्लास होती है इन अ वीक, 1 क्लास या 2 क्लासेस बच्चों को वो तरबियत दी जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट अगर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है तो घर के पास अगर कोई ऐसा इदारा है तो वहाँ पर, लेकिन वैसे बच्चों ने पूरा दिन फ़ोन पे ही बैठे रहना अदरवाइज भी, तो नहीं, बेहतर है कि बहुत healthy बहुत activity अच्छी करें, फिजिकल healthy एक्टिविटी activity। है, क्योंकि देखिए अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस भी सिखाना है, साथ साथ आपने उनको किसी फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रखना है। और एक ये ऐसी चीज़ है जिसमें आपका ब्रेन भी यूज़ हो रहा होता है। Yes. आप सोच रहे होते हैं कि आपने सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, साथ साथ आपकी माइंड गेम भी होती है, साथ साथ आप के हाथ पाँव भी इन्वॉल्व होते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं, आप फिजिकली एक्टिव होते हैं और फिर आपका ब्रेन और अच्छा चलता है, पढ़ाई में भी अच्छे हो जाते हैं। हर लिहाज से आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, यू फील गुड, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आते हैं, साथ रहिए। नया है जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी बुक में एक चैप्टर होता था जिसका नाम होता था चलते हो तो चीन को चलिए। अभी मुझे याद आ रहा है चलते हो तो कराची को चलिए, जहाँ पे आइडियाज़ एक्सपो जारी है। इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन हो रही है 2022 और हर 2 साल के बाद इसका इनेकाद होता है। अभी ये 4 रोज़ा जो एक्सपो है ये 18 तारीख तक है और बल्कि इसमें एक एयर शो भी है, वो भी हमने ज़रूर बताना होता है ना डेली, ताकि जिनको नहीं पता वो अपने कैलेंडर में रिमाइंडर लगा लें। तो बड़ी ज़बरदस्त एक्सपो है जिसमें हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो कितना ग्रो कर रही है, कितना फ्लरिश कर रही है, वो हम अपनी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको शोकेस करते हैं। एग्जैक्टली, हमारे दिफाई इदारे वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का विजिट भी किया था और आज भी हम कुछ स्टॉल्स की बात करेंगे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं, चंद
रोज़ पहले जिक्र भी हमने किया था, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये 11वां एडिशन है आइडियाज़ 2022 का, और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ ने 11 मसनूआत लॉन्च की हैं। इन मसनूआत की पैदावार शुरू होने से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की जो वसी प्रोडक्ट रेंज है, इसमें हम देखेंगे कि मज़ीद इजाफा होगा। और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की तैयार करदा CW39, BW20 और CW56 असॉल्ट राइफल्स जो हैं वो लॉन्च की गई हैं। ये राइफल्स मुकम्मल तौर पर POF यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में तैयार की गई हैं, जो असर हाजिर के जदीद तकाज़ों और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के मुस्तक़बिल की दिफाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तैयार की गई हैं। POF में तैयार करदा 60 एंड 81 मिलीमीटर कैलिबर के हामिल एयर ड्रॉप बम भी इस बरस इसमें मुतारिफ करवाए गए हैं। तो कुछ विजुअल है वहाँ के आपको दिखाते भी हैं। अच्छा जी, ये एक्सपो जारी है, कुछ विजुअल्स हमने दिखाए भी। 64 ममालिक के 400 से ज़ायद मंदूबीन शरीक हैं। बहुत से ममालिक पाकिस्तान आ रहे हैं। आइडियाज़ में उनकी जो शमूलियत है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है, क्योंकि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ग्रो कर रही है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। क्योंकि बहुत जब हम ट्रेड के फ़रोग की बात करते हैं, तिजारत के फ़रोग की बात करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात की बात हो रही होती है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री, हमारी जो मैन पावर है वो भी सबसे ज़्यादा स्किल्ड है, और उसके अलावा जो पाकिस्तान को जो एमुनेशन है वो बहुत ज़्यादा दुनिया में पसंद किया जाता है। डेपो की तरफ से इसका इनेकाद किया जाता है, डिफेंस एग्जीबिशन का, इंटरनेशनल एग्जीबिशन। ये 2020 में कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी, तो इस बार ये 4 साल के बाद हो रही है। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि 11वां एडिशन है, और जैसे आपने कहा कि POF के 11 प्रोडक्ट्स इस दफ़ा लॉन्च हुए हैं 11वें एडिशन में। एग्जैक्टली। इस मेगा इवेंट में मुख्तलिफ ममालिक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट माहिरीन की भी बड़ी तादाद के साथ आला सतह की गैर मुल्की शख्सियात समेत सिविल एंड मिलिट्री हुकाम भी शिरकत करेंगे, और ये कुछ तो पहुंच चुके हैं, ज़रा डेली बेसिस पे विजिट्स हो रहे हैं। और ये नुमाइश आलमी बरादरी के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत करने और आलमी अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल में एक अहम किरदार अदा कर रही है। जिस तरह से हमने पहले भी देखा 10 एडिशन हुए, तब ये 11th एडिशन है। ये ड्रोन इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में तैयार किया गया है। तो आज हम ज़रूर इस पर बात भी करेंगे एक ब्रेक पर जाने के बाद, कि जब ब्रेक से वापस आएंगे, कि किस तरह से अब हम हमारी रिलायंस किसी और मुल्क पर फॉर दैट मैटर कि अगर हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे तो वो कितनी कम हुई है, और हम कितनी अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ताकि कोई और मुल्क अगर हमसे परचेज करता है, वो राइफल्स भी हो सकती हैं, वो आर्म्स एंड एमुनिशंस में दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हो सकती हैं, तो कैसे पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को मजीद बेहतर बनाते चले जा रहे हैं, इस पर करेंगे बात, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी डिफेंस एग्जीबिशन की, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार 2022 आइडियाज़ 2022 जो कि कराची में जारी है। और सबसे अच्छी और ख़ास बात यह कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो पहली दफ़ा इस एग्जीबिशन में शिरकत कर रहे हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अपनी प्रोडक्ट भी साथ लेके आए, तो जो पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जीबिशन में, उनमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, हंगरी, रोमानिया। ये वो ममालिक हैं जो पहली दफ़ा डिफेंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आए हैं। किसी भी तरह से उनकी पार्टिसिपेशन इट्स फर्स्ट टाइम, ये बड़ी खास बात है। और अभी आज हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक बार फिर मेंशन कर दूं, आज 17 तारीख है, और 17 तारीख को जनाब एक ज़बरदस्त किस्म का एयर शो भी होने वाला है। तो वो लोग जो कराची में मौजूद हैं वो ज़रूर जाएं, निशान पाकिस्तान के मकाम पे ये एयर शो होगा। एग्जैक्टली। और चूंकि आपने बात की मुख्तलिफ ममालिक से मंदूबीन भी आए हैं, और कुछ स्टॉल्स ऐसे पाकिस्तान की तरफ से जो लगाए गए हैं, हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स से, आर्मी से, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की हमने बात की, तो मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गहमा गहमे। कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी वहाँ पर गए थे, उन्होंने विजिट किया था। तो अब ज़रा हम बात डिटेल से करते हैं कि हम कैसे इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। आइडियाज़ 2022 की बात करें, 11th एडिशन है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के स्टॉल पर चलते हैं, और आज हमें वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान अली भट्टी साहब, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वाह इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डायरेक्टर एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
उस्मान साहब से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम जिक्र कर रहे थे इस एक्सपो का, बड़ी खास एग्जीबिशन शुएब और मैंने भी प्लान किया था कि हम ज़रूर कराची जाते, लेकिन हमारी काम की नौयत कुछ ऐसी है कि हमारी यहाँ मौजूदगी बड़ी ज़रूरी होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से लाइव अपडेट्स शामिल करते रहें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसका इफ्तिताह किया था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जाना था, लेकिन वो कोविड उनका पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए। ज़बरदस्त किस्म की ये एग्ज़िबिशन, बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान का, बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन है ये, जिसमें 64 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी पार्टिसिपेशन पहली दफ़ा है। पाकिस्तान की ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट्स, ये अल खालिद टैंक के भी इससे पहले हमने कुछ विजुअल्स देखे जिसको हम शोकेस कर रहे हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री, जो चीज़ें हमारी वहाँ पे शोकेस कर रही हैं। उस्मान अली भट्टी साहब से हमारा राब्ता बहाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। ज़बरदस्त, थोड़ा सा डिले है बट उसको हम मैनेज करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहते हैं सर आपसे थोड़ा सा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के इस स्टॉल से मुताल्लिक, जो 11 मसनूआत की हमने बात की है, कुछ हमने बताई, लेकिन हम चाहेंगे कि आपसे ज़रूर शेयर आप करें हमारे साथ, कौन कौन सी मसनूआत, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी? देखिए, आइडियाज़ की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस तो इस दफ़ा ये है कि पूरी दुनिया में डिफेंस एग्जीबिशंस होती हैं, और लास्ट टाइम आइडियाज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी थी, 4 साल के बाद हो रही है इस दफ़ा। तो सबसे बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस मैं समझता हूँ ये है कि ये हमारी एग्जीबिशन है और ये हमारे मुल्क में हो रही है। इसमें हम होस्ट्स हैं। यूजुअली हम विजिट करते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल एग्जीबिशंस को, लेकिन वहाँ हम गेस्ट्स होते हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 60 से ज़्यादा ममालिक के डेलीगेशन हमारे पास आए हुए हैं यहाँ पे, और इस दफ़ा हम होस्ट्स हैं। और मेरा ख्याल है सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो हमारी अपनी मेज़बानी है फॉर ऑल ऑफ द कस्टमर्स एंड गेस्ट्स हू आर हियर इन पाकिस्तान। ठीक। और सर इन मसनूआत के लॉन्च करने के पीछे ज़ाहिर है बड़ी मेहनत है, काफ़ी वक्त लग जाता है, एक एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में वक्त लगता है, पूरी पूरी टीम्स होती हैं। मैं जानना ही चाहता हूँ कि हम पहले इन मसनूआत के हवाले से किस पर रिलाई कर रहे थे, और अब ये बनाने के बाद ज़ाहिर है हमारी रिलायंस कम हो जाएगी किसी और मुल्क पर जहाँ से हम पहले ले रहे होंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम पहले भी किसी पे इंतजार नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुआ है, 1948 में जो की डिसीजंस हुए हैं मुल्क के फ्यूचर के लिए, उसमें से एक ये था कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री होगी, और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह कैंट में पहली पाकिस्तानी डिफेंस इंडस्ट्री के तौर पे इंस्टॉल की गई थी। 60 साल से ज़्यादा का ये सफ़र है जिसमें हर तरह के कन्वेंशनल आर्म्स एंड एमिनेशन पाकिस्तान ने खुद बना लिए। हम अपने दिफा के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। न सिर्फ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बल्कि दूसरे इदारे, जिस तरह हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल है जहाँ टैंक्स बनते हैं, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है PSC कामरा में जहाँ पे जहाज बनते हैं, इसी तरह जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स हैं, मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, हम हर चीज़ में खुद कफालत हासिल कर चुके हैं, और आज से नहीं कई दहाइयों से हम खुद कफील हैं। हमारा मेन चैलेंज जो है वो ये है कि डिफेंस इंडस्ट्री में भी किसी दूसरी इंडस्ट्री की तरह कंपैरेटिव रहना होता है, कॉन्टिन्यूस ग्रो करना होता है, नई प्रोडक्ट्स लेके आनी होती हैं। और आज की दुनिया में जहां हर चीज़ में इतनी जिद्दत आ गई है, इतनी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर गई है, आप ये काम अकेले नहीं कर सकते, वरना आप तनहा रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करना है, उनको अपने इसलिए के साथ इंटीग्रेट करना है, इसकी रीच को बढ़ाना है, हमने जिंदगियां बचानी है जो उन लोगों की जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इफेक्टिवनेस इंक्रीज करनी है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस वक्त पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्री जो कर रही है वो ये है कि हम फॉरेन कोलैबोरेशंस कर रहे हैं और हम अपने इदारों में जिद्दत पैदा कर रहे हैं। तो आइडियाज भी इसी सिलसिले की ये कड़ी है, और आपको पता है हमने 11 से ज़्यादा मसनूआत यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई हैं और लॉन्च की हैं, जिनमें क्वाडकॉप्टर्स शामिल हैं, जिनमें हमारी नई असॉल्ट राइफल्स शामिल हैं, जिसमें कुछ फ्यूजेस हैं जो एमिनेशन को एक्टिवेट करने में काम आते हैं, कुछ नई तरह के एक्सप्लोजिव्स हैं, बारूद हैं जो हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन है। सही। अच्छा उस्मान साहब, अभी हम देखते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो 11 प्रोडक्ट्स इस दफ़ा लॉन्च की जा रही हैं और ये 11वां एडिशन भी था। इन 11 प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसमें आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी का या वो मालिक जो पाकिस्तान आ रहे हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, पहली बात तो ये है कि जब
पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की तरह या पाकिस्तानी डिफेंस इंडस्ट्रीज की तरह के इदारे जब काम करते हैं, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमारे इदारों में मसनूआत बन रही होती हैं, बल्कि हमारी हमारी एक बहुत बड़ी वेंडर बेस है पाकिस्तान में। वो इदारे जो हमें सप्लाईज दे रहे होते हैं, छोटे बड़े वेंडर्स, तकरीबन 1000 से ज्यादा कंपनियां सिर्फ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कारोबार भी चलता है जिसमें उनकी प्रोडक्ट्स की भी डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं इन इदारों के दरमियान, जिसमें कुछ चीजें हम उन्हें सप्लाई कर रहे होते हैं और कुछ चीजें हम उन्हें सप्लाई कर रहे होते हैं जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं। उसके बाद अगला स्टेप ये आता है कि बिजनेस टू बिजनेस तो शायद इसको नहीं कह सकते, लेकिन इदारों के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इदारों के साथ जो हमारा बिजनेस होता है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सप्लायर्स हम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं असले के लिए। तो इसके अंदर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी शामिल है, इसके अंदर हमारी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी शामिल है, हमारी प्रोविंशियल पुलिस है जिस तरह पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, केपीके पुलिस है, और बाकी और कई ऐसे लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं जिनके साथ हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी अपनी दिफाई मसनूआत ना हो, आपके अपने दिफाई इदारे नहीं होंगे, तो ये प्रोडक्ट्स आपको बाहर के मुल्कों से मंगानी पड़ेगी। जब आप बाहर से मंगाएंगे, आपको कीमती ज़र मुबादला बाहर के मुल्कों में भेजना पड़ता है। तो जिस तरह की हमारी इकोनॉमिक सिचुएशंस रहती हैं और जिस तरह का हम चैलेंजेस फेस करते हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जिसमें आप अपनी फॉरेन एक्सचेंज चाहते हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पे किसी दूसरे पे इन्हिसार भी नहीं कर रहे होते। और जब ये प्रोडक्ट्स आपकी डेवलप होती हैं और आप पाकिस्तानी इदारों को बेचते हैं, प्रोडक्ट्स को सप्लाईज देते हैं, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस डेवलप होता है जो आपको एक्सपोर्ट मार्केट में ले जाता है। जब हम दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं तो हमसे पहला सवाल ये होता है कि क्या आपकी अपनी फौज, क्या आपकी अपने इदारे, क्या आपकी अपनी पुलिस आपसे ये चीज़ें ले रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा रेफरेंस है क्योंकि पाकिस्तानी फौज की एक रेपुटेशन है और पाकिस्तानी फौज को सप्लाई करना कोई छोटी बात नहीं है। ये इंटरनेशनल इदारों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि बहुत सख्त एक क्राइटेरिया है क्वालिटी का जिसमें से गुजर के आपकी प्रोडक्ट एक्सेप्ट होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा साइकिल है जो दिफाई इदारे चलाते हैं और इसमें सिर्फ हमारी प्रोडक्ट्स ही नहीं चल रही होती बल्कि बहुत से हमारे वेंडर्स की प्रोडक्ट, सपोर्टिंग एजेंसीज की प्रोडक्ट्स भी चल रही होती हैं साथ, और इसका ओवरऑल एक इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। सही सर, जो ड्रोन की हमने उससे पहले बात की, क्योंकि 11 प्रोडक्ट्स की हमने बात की, ड्रोन का स्पेसिफिक पर्पस क्या है, इसके अगर उसके स्पेसिफिकेशंस बता सके, साथ ही क्या तमाम फोकस हमारा दिफा पर है, दिफाई मसनूआत पर है, या कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर जिसका मकसद दिफा ना हो, कोई और पर्पस हो? जी देखिए, बात यह है कि ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स और यूएवीज अब ये काफ़ी डेवलप्ड और मेच्योर टेक्नोलॉजीज हो गए हैं। कुछ साल पहले तक हम सिर्फ यूएवीज के बारे में सुनते थे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होती हैं, इस पे सिर्फ सर्वेलेंस पॉसिबल थी और इस पे कैमरा लगा होता था, आप 30, 40, 50 किलोमीटर तक उस कैमरे से देख सकते थे और ये सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर ग्रेजुअली ये ड्रोन्स में कन्वर्ट हो गए। मैं आपके नाज़रीन के लिए बताऊं कि ड्रोन में और यूएवी में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि ड्रोन के ऊपर आर्म्स लगे होते हैं और यूएवी में यूजुअली आर्म्स नहीं होते। यूएवी की कैपेबिलिटी सिर्फ सर्वेलेंस होती है, यानी वो देख सकता है लेकिन वो फायर नहीं कर सकता। तो फिर ये आ गया कि जी अब ड्रोन्स आ गए दुनिया में और ड्रोन शुरू हो गए। अभी लेटेस्ट हो गया क्वाडकॉप्टर। क्वाडकॉप्टर वो है जिसके 4 पंखे, 6 पंखे, 8 पंखों वाली ये मशीन है जो वर्टिकल टेक ऑफ कर लेती है, वर्टिकल लैंडिंग कर लेती है, यानी आप उसको सीधा ऊपर ले जाए। आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेट पे बहुत सी चीजें चलती हैं कि अमेरिका में, यूरोप में क्वाडकॉप्टर पिज्जा डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं। अच्छा, अबाबील, इसमें अबाबील सीरीज का भी हवाला दिया गया था, तो हम उस पर भी जरूर जानना चाहेंगे कि अबाबील सीरीज से क्या मुराद होती है, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी? देखिए, बीडब्ल्यू सीरीज की अगर आप बात करें तो ये एक वेपन्स की सीरीज है और बीडब्ल्यू सीरीज में 76-39 वेपन्स हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट थी। पाकिस्तान आर्मी G3 यूज करती है 76-51 कैलिबर, जो कि हम बना रहे हैं पिछले 30 साल से ज्यादा अरसे से, और अभी रिक्वायरमेंट थी कि एक नया कैलिबर लाया जाए जो क्लोज कॉम्बैट में इस्तेमाल हो सके। सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं कि G3 एक जंगी हथियार है, लेकिन जब आप आते हैं क्लोज कॉम्बैट में, शहरों में, बॉर्डर सिक्योरिटी सिचुएशंस के ऊपर जहाँ पे आपको कम रेंज वाले हथियारों की जरूरत हो, ये हथियार पाकिस्तान में नहीं बन रहे थे और हम इसको इंपोर्ट करते थे। हमने अपनी फैक्ट्रीज में रहते हुए और अपने रिसोर्सेज में रहते हुए अपने R&D के थ्रू ये नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं
और अब हम इसको लॉ एनफोर्समेंट में लेके आ रहे हैं और हमने यहाँ पे इसको लॉन्च भी किया है। और आई वुड इनकरेज कि आपके जो भी नाज़रीन कराची में हैं वो ज़रूर आए एक्सपो में और आके विजिट करें और इसका डेमो लें। ये हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है कि हमने ये प्रोडक्ट नया लॉन्च किया। ठीक, उस्मान साहब, आइडियाज़ में इस दफ़ा 28 टर्किश कंपनियों की जो कोलैबोरेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जा रही है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। जितनी ज़्यादा फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी उतना पाकिस्तान का अपना भी बेहतर होता है और उतना ज़्यादा हमें भी उनसे सीखने का और कोलैबोरेट करने का मौका मिलता है। हमारी कंपनी वाह इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एक ज़िली इदारा है, हम रिटेल में बहुत से पिस्तौल, बहुत सी असॉल्ट राइफल्स सिविलियन मार्केट के लिए कराची, लाहौर, पेशावर और वाह कैंट में अपनी रिटेल आउटलेट्स पे बेच रहे हैं। इसके अलावा 100 से ज़्यादा पाकिस्तान में आर्म्स डीलर्स हैं जो यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं और ये बेचते हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हम 4 से ज़्यादा टर्किश कंपनियों के प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में लेके आए हैं। हमें ये फ़ायदा है कि पहले हम प्रोडक्ट लेके आए हैं और इसको हमने पाकिस्तान की मार्केट में सप्लाईज दी हैं और अब हम इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो ये को प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा मौका है। उसके अलावा यहाँ पे चाइनीज कंपनीज आई हुई हैं, यहाँ पे रोमेनियन कंपनीज आई हुई हैं और कई तरह के जॉइंट वेंचर्स हैं जो फाइनलाइज और डिस्कस हो रहे हैं। उस्मान साहब, अभी 2020 की वजह से क्योंकि 4 साल का गैप आ गया, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला, ये क्या हमने इसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज किया? और फिर जब अभी हम देखते हैं कि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो है वो जितना ग्रो कर रही है और जिस तरह बाकी ममालिक इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स में, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक, तो राब्ता मुनक़ता हुआ है हमारा, बट एनीवेज हम गुफ्तगू उनसे इसी से मुतालिक कर रहे थे, स्टॉल से मुतालिक भी, आइडियाज़ से मुतालिक भी। वक्त और मिलता तो हम ज़रूर ये बात भी करते हैं कि यूँ तो हम दिफाई पैदावार की बात करें, दिफाई सलाहियत की बात करें, एट द सेम टाइम वी आर प्रमोटिंग पीस। हाउ आइडियाज़ इज़ प्रमोटिंग पीस, इस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल बात करें, बिकॉज अभी आइडियाज़ जारी है और आज का दिन इसलिए बड़ा अहम है कि आज वहाँ पे एयर शो भी है CVU पर। एग्जैक्टली, तो JS-17 थंडर तैयारे भी होंगे और तैयारे भी होंगे, पैराट्रूपर्स भी वहाँ पर होंगे, तो बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा होता है। 4 साल पहले तो देखा था लाइव वहाँ पर, इस बार टेलीविजन के थ्रू ही इस बार टेलीविजन पे देखें और जो वहाँ पे है उन लोगों को ये है कि वो CVU पे जाके देख सकते तो हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त एक माहौल वहाँ पर होता है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे एक अगले मौजू की तरफ, और आज हम ज़रा बात स्नूकर की करेंगे, स्नूकर चैम्पियनशिप की करेंगे। पाकिस्तान की बाबर मसीह ने IBSF आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। कैसी जर्नी उनकी रही, उस पर भी बात करेंगे। वाई स्नूकर और स्नूकर खेलते खेलते कितना वक्त हो गया, कितना प्रो हो गए इसमें, और क्या आगाज़ में जब स्नूकर खेलते थे घर वालों ने कहा तो नहीं कि किधर स्नूकर, क्योंकि गेम्स से मुतालिक वैसे भी इंडोर गेम्स से मुतालिक ना जनरली एक राय होते हैं, नहीं यार चलो फिजिकल गेम्स तो ठीक है, इंडोर गेम्स पे इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करने देते या इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता उस पर। बट हम तुर्किया की बात करें जहाँ पर ये इवेंट हुआ और बाबर मसीह ने यस, बड़ा ही मुश्किल नाम है, लिम कोक लिविंग के दरमियान सेमीफाइनल खेला गया था। पूछेंगे नाम मैंने सही लिया कि नहीं? बिल्कुल ठीक लिया। तो बाबर से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग बाबर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, शुक्र है खुदा का जी, ठीक ठाक। बाबर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस चैंपियनशिप का? जी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं और हमें पता है कैसे खेलना है। मगर ये है कि हर बार मेडल तो हम लेके आते हैं, कभी गोल्ड लेके आते हैं, कभी सिल्वर, और इस बार हमने खैर मैंने कोशिश तो बहुत ज़्यादा की थी, मगर खुदा को जो स्टिल यू प्लेड वेरी वेल। और आपके वो जो ओपोनेंट थे लिम कोक लिविंग, उनका नाम काफ़ी मुश्किल था, उन्होंने कैसा खेला? टफ टाइम दिया उन्होंने आपको? जी काफ़ी टफ टाइम दिया, वो काफ़ी अच्छा खेल रहा था, उसकी ब्रेक बिल्डिंग काफ़ी अच्छी जा रही थी, जिसकी वजह से वो गेम भी अच्छी खेल रहा था। जैसे कि जो मेरे फर्स्ट फ्रेम थे 1-2 जो मैं शुरू में लूज़ कर गया था, जिसकी वजह से वो उसका कॉन्फिडेंस और अच्छा हो गया था। खैर मैं 4-1 डाउन था, मगर मैंने कम बैक किया, 4-3 लीड हो गई थी, तो मगर ये है कि वो गेम अच्छी खेल रहा था जिसकी वजह से मैं हार गया। ओके, और क्वार्टर फाइनल में आपने भारत को हराया है, ब्रजेश दमानी थे जिनको आपने हराया, वो मुकाबला कैसा था?
जी वो मुकाबला बहुत अच्छा रहा है। आपको पता है कि जब आपके लिए लेकिन खासा आसान रहा है, आई हर्ड। बात ये है कि आपको पता है जब इंडिया के साथ हमारा मैच आता है तो हमारे कुछ जज्बात ही कुछ और होते हैं, हमारी फीलिंग ही कुछ और होती है। अच्छा, नहीं ये बात सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं है। ये हर गेम में होता है। ऐसे कि उसमें ये है कि हमको ज़्यादा जान मारनी पड़ती है जो भी हो, तो क्योंकि हमने बिल्कुल जो है ना ज़रा भी अपने आप को लूज़ नहीं करते क्योंकि मैच में, क्योंकि पहले से ही अवाम ने पहले से ही बोल देते हैं कि बाबर जो मर्जी हो इनसे नहीं हारना, बाकी अच्छा, जिस मर्जी अब बाबर इस सारे पीरियड में, सारे गेम में कौन सी ऐसी गलती आपको नजर आती है जिसमें आप फाइनल से बस थोड़ा सा रह गए? मुझे ये है कि सुबह के टाइम जब मेरा मॉर्निंग टाइम पे 10 बजे मैच था तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा पूरा जिस्म जो है ना एक्टिव नहीं था। नींद पूरी नहीं थी? नींद पूरी थी मगर टाइम लगता है, मगर ये है कि फर्स्ट सेकंड फ्रेम जो है ना मैं बहुत लूज खेला हूँ। खैर मुझे चांस मिले हैं मगर मैं अवेल नहीं कर मतलब सका। थकावट थी, ऐसे क्या फैक्टर्स थे, किस वजह से आप मतलब जितनी एनर्जी आप फील करना चाह रहे थे वो आप नहीं फील कर सके या उस तरह से आप नहीं खेल सके? बस ये है कि आप कह सकते हैं कि जिस्म के अंदर प्रेशर ज्यादा था माइंड पे? नहीं प्रेशर नहीं था। खैर ये है कि बस मैंने कोशिश की है, मगर ये है कि बहुत टाइम हो गया था, 4-1 डाउन हो गया था, मगर उसके बाद मैंने कम बैक अपनी गेम में वापस आ गया था। 50, 60, 70 की मैं ब्रेक करना शुरू कर दी थी मैंने, मगर ये है कि जो 8वां फ्रेम था उसमें ये है कि उसकी थोड़ी गुड लक भी हुई है, उसने 1-2 फ्लोक भी कर दिए और उसका एक आधा स्नोकर भी अच्छा लग गया जिसकी वजह से मैंने फॉल ज़्यादा दे दिए थे। 30 पॉइंट के मैंने फॉल दे दिए थे। अगर वो शायद फाउल ना होते तो शायद वो फाइनल फ्रेम बन सकता था। देखिए इंडिया जब वर्ल्ड कप से बाहर निकला तो उसने कहा जी पाकिस्तान ने मुझ पे काला जादू कराया था। आई होप कि आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा। नहीं ऐसी कोई वो बात बेचारे नहीं। जादू के बगैर ही मार खा जाते हैं, उन पे जादू की जरूरत ही नहीं पड़ती। इमेजिन कर रहा हूँ उनके मीडिया में चलता राजीव अच्छा हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने एनलाइटन ट्वीट्स की तो इंडियन मीडिया ने वो ट्वीट्स पिक की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी ने काला जादू करा दिया। डू यू रिमेम्बर वो जो कबूतर था, कबूतर पे बड़ी कंट्रोवर्सी कि जी पाकिस्तान ने जासूसी के लिए कबूतर भेज दिया। हाँ तो ये ऑन लाइटर नोट, खैर हम हट गए टॉपिक से, वापस आते हैं स्नूकर के मुकाबले पर भी। बाबा कितना अरसा हो गया, कितने साल हो गए स्नूकर के साथ? मैंने जो स्टार्ट की है 2003-04 से स्टार्ट की है और मेरी गेम इम्प्रूव होते मुझे टाइम लगा था, 6-7 साल लग गए थे। और 2012 में मैं पंजाब चैम्पियन हुआ था जिसमें इंसान जो है ना नेशनल में क्वालिफाई करता है। सही। और उसके बाद 2013 में मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया और 2016 में जो ना मैंने इंटरनेशनल टूर स्टार्ट कर दिए थे। जबरदस्त। और जब से इंटरनेशनल टूर मैं कर रहा हूँ तब से मैं मेडल लेके आ रहा हूँ। कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें मैंने मेडल ना लेके आया। साल में कितने इवेंट्स होते हैं स्नूकर के इंटरनेशनल तकरीबन 3 इवेंट होते हैं, एक एशियन होती है और एक जो अभी वर्ल्ड खेले हैं 2, और टीम इवेंट होता है और उसको भी 6 रेड बोला जाता है और टीम इवेंट बोला जाता है, एशियन भी और वर्ल्ड भी बोला जाता है। अच्छा अब बाबर 2004 से आप खेल रहे हैं, बहुत से उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। पहले सालों में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था इतने सारे स्पोर्ट्स का, लेकिन अभी काफ़ी वेरिएशन आ गई है। अब हमारी यूथ के पास बहुत सारा स्कोप है कि वो स्नूकर खेल सकते हैं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, स्क्रैबल, पता नहीं क्या कुछ है। आपको लगता है कि स्नूकर में हमने इम्प्रूव किया है पिछले सालों की निस्बत? जी बिल्कुल इम्प्रूव तो हमने बहुत ज़्यादा किया है, मगर ये है कि उस तरह जो स्नूकर को एक आप कह लें कि स्पोर्ट उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। मतलब अभी हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस करना चाहिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, यही मैं तो कहूँगा जो हमारे स्पोर्ट बोर्ड के जो मिनिस्टर होते हैं उनको चाहिए, क्योंकि तब भी प्लेयर भी तब भी जो है ना अपने आप को अच्छा फील करता है जब वो मेडल लेके आए, कुछ भी लेके आए पाकिस्तान के लिए, तो उसको उस तरह रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जिस तरह। लेकिन एहसानुर रहमान मज़ारी साहब हमारे सेट पे आए भी थे, उन्होंने कहा कि वो जितने भी प्लेयर्स हमारे मेडल्स या कोई भी चैंपियनशिप जीत के आ रहे हैं उनको वो चाहे वो कोई भी खेल हो उसको ज़रूर सपोर्ट करते हैं। तो मिनिस्ट्री की तो भरपूर सपोर्ट है, लेकिन ये कि प्लेयर्स की तरफ से भी थोड़ा सा आउटपुट जो है वो नज़र आना बाकियों को हो सकती है, मगर ये है कि मेरे कम से कम 15 से 16 मेडल है, इंटरनेशनल मेडल है। मुझे आज तक जो ना उसका प्राइस। यू आर हियर, हमने सोचा कि आपसे गपशप करनी चाहिए। अच्छा आपके फ्रेंड सर्कल में और लोग भी खेलते हैं स्नूकर? जी काफ़ी खेलते हैं, सब खेलते हैं। अच्छा हाँ जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि मेरे पास 15 से 16 मेडल है। हाँ। और अभी तक मुझे इसका प्राइज़ नहीं मिला। जैसे कि आपको पता है कि गोल्ड पे भी प्राइज़ है और ब्रॉन्ज पे भी
मेडल पे प्राइज़ है, सिल्वर मेडल पे भी प्राइज़ है। अच्छा, यानी अगर आप किसी इंटरनेशनल इवेंट पे प्राइज जीत कर मेडल जीत कर आए तो आपको गवर्नमेंट प्राइज देती है? जी बिल्कुल देती है। जैसे स्पोर्ट बोर्ड के हमारे मिनिस्टर बना हुआ है, कोई भी मिनिस्टर है, अब मुझे नाम तो नहीं पता क्योंकि उन्होंने प्राइज़ देना होता है। अच्छा, तो आपने इस सिलसिले में कभी राबता किया? जी मैंने खैर अपनी फेडरेशन से हम करते हैं, वो कहते हैं कि हमने लिख के आपका जो मेडल टैली है वो हमने लिख के भेज दी देखिए, है। समझे कमेटी डली हुई है। आप यही कह सकते हैं कि कमेटी डली हुई है, ये कब निकलेगी ये नहीं लेट्स मुझे। बी पॉजिटिव ना, कमेटी डल गई है। बिल्कुल। लेकिन इस पर बड़ा अच्छा सलमा आपने भी मेंशन किया, समझे रहमान साहब उन्होंने कहा कि अब पहले जो होता नजर है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, बट एट दिस पॉइंट उन्होंने कहा कि जो मेडल जीत कर आ रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वी वर्किंग ऑन दैट, और हम उनको सपोर्ट करें, विल मेक श्योर कि हम उनसे दोबारा डिस्कस भी करें, क्योंकि ज़रा समटाइम इंडिविजुअल कुछ इंसिडेंट ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन इस पर बात करनी चाहिए, तो ये हम ज़रूर सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा, कमिंग बैक टू स्नूकर, जब आपने आगाज़ किया 2003 में, कितने साल के आप उस वक्त थे, और उस वक्त फैमिली सपोर्ट क्या थी जब आपने स्टार्ट किया और आप कई घंटे स्नूकर खेलते थे? जब मैंने स्टार्ट किया था, खैर मैं स्कूल जाता था, मुझे इतना याद है कि मैं 3 पढ़ता था, तो बस घर से वापस आता था, यूनिफॉर्म भी नहीं उतारता था, सीधा स्नूकर चला जाता था बिलियर्ड खेलने के लिए। तो कभी अबू आ जाते थे, कभी छोटे बहन भाई थे वो भी आ जाते थे कि घर बुला रहे हैं आ जाओ। तो ये कि कोई मार पड़ी स्नूकर खेलने की वजह से? जी बहुत बार पड़ी है घर से, क्योंकि ये कितने साल तक मामला डांट और मार तक रहा या रोकते रहे? कितने साल बाद फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं नहीं नाम कमा रहे, अब ना कुछ कहो? तकरीबन ये 7-8 साल लगे थे मुझे मार खाते खाते। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बातें सुननी, ख़ानदान की भी बातें सुनी, घर वालों की भी सुनी। खैर हमारे जो ख़ानदान में इतना स्नूकर को किसी का पता नहीं था कि स्नूकर है क्या चीज़ है। खैर मैं जब बड़े प्लेयरों को देखता था तो मेरी भी एक ख्वाहिश होती थी कि मैं भी एक अच्छा आप किस प्लेयर को आइडियलाइज करते हैं? आपका फेवरेट कौन था उस टाइम? जो नाम थे वो सरमद था, शराम चंगेज़ी था, अरबेल था, मोहम्मद यूसुफ साहब थे, मोहम्मद साले साहब थे, जो हमारे पाकिस्तान के बड़े प्लेयर थे। अबू फैम था। और इंटरनेशनली जो हम प्रोफेशनल देखते हैं वो तो जैसे रोनियो को सारे करते हैं, रोनियो सेलेवन हो गया, स्टीफन एंड्री हो गया, मार्कल भी हो गया, नी रॉबर्टसन हो गया, ये प्रोफेशनल लेवल के। जैसे कि अभी हमारे 2 प्लेयर प्रोफेशनल में चले भी गए हैं, अरशद इकबाल और मोहम्मद आसफ। अच्छा, यानी वो पाकिस्तान के नंबर 1 और नंबर 2 होंगे? नहीं, वो अब वो पाकिस्तान की रैंकिंग नहीं है उनकी। अच्छा। अब उनकी प्रोफेशनल में है डायरेक्ट। तो अच्छा, इसमें रैंकिंग डिफरेंट होती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं पाकिस्तान की रैंकिंग में, तो वेयर आर यू स्टैंडिंग? पाकिस्तान की रैंकिंग में तो नहीं अभी उनको गिना जाएगा। नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी पाकिस्तान नंबर 3 है। नंबर 3 है? जी जी। और क्या आप इंटरनेशनल रैंकिंग में भी आ रहे हैं? जी बिल्कुल। नंबर जो इंटरनेशनल होते हैं ये नंबर 1, 2, 3, 4 तक जो है ना भेजे जाते हैं। अच्छा। कोई भी इवेंट अगर इंटरनेशनल आएगा तो उसमें अगर 3 प्लेयरों की एंट्री है तो 3 प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे, अगर 2 प्लेयरों की एंट्री है तो 2 करेंगे। नंबर उस मुल्क से, पाकिस्तान से। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल इवेंट आएगा तो क्योंकि यू आर नंबर 3 तो आप जाएंगे ही जाएंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब भी किसी इवेंट में जाते हैं, बिकॉज 3 आपने कहा ना साल में इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना, वहां पे मेडल लेना, वो ब्रॉन्ज और सिल्वर गोल्ड वट एवर, उसकी वजह से आपकी इंटरनेशनल रैंकिंग भी बेहतर होती है या कि आपकी सिर्फ नेशनल रैंकिंग बेहतर होती है? नहीं, इंटरनेशनल ही बेहतर होती है हमारी। अच्छा, नेशनल बेहतर नहीं होती? नेशनल कैसे बेहतर होती है? नेशनल वैसे बेहतर है जैसे कि फर्स्ट हमारी नेशनल आती है, अभी मेरे ख्याल दिसंबर में होने जा रही है हमारी, तो उसी में रैंकिंग बनती है। साल में एक बार होगी? जी, साल में तकरीबन नेशनल होती है, फिर रैंकिंग होती है, मतलब कि 2-3 इवेंट हो जाते हैं हमारे। तो 2-3 इवेंट हर साल, यानी हर साल 2-3 इवेंट डिफाइन करते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कौन है स्नूकर में? जी बिल्कुल। नंबर 4 तक ही होगा? जी जी। ये जो फर्स्ट हमारी नेशनल होती है ना, इसी में नंबर 1, 2, 3, 4 निकल जाते हैं। अच्छा बाबर, जैसे बाकी खेलों में प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, तो आप इस तरह डेली प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए? जी बिल्कुल। इसके लिए मुझे सुबह उठना पड़ता है, 7-8 बजे उठना पड़ता है और 9 बजे तक नाश्ता करना पड़ता है। नाश्ते के बाद मुझे 10 बजे टेबल पे होना पड़ता है। 10 बजे से लेके मुझे 3 बजे तक, 4 बजे तक खेलना पड़ता है बीच में। जी बिल्कुल। ये 7-8 घंटे अगर हम नहीं खेलेंगे तो हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उधर जो प्लेयर आते हैं नंबर 1, 2, 3 वाले ही आते हैं सब, और सब अपने मुल्कों से अच्छे प्लेयर भेजते हैं नंबर 1, 2, 3। क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए नंबर 1 प्लेयर अगर कोई स्नूकर का हो? उसका ब्रेन बहुत अच्छा हो, वो सोचने में ज़्यादा शार्प हो, या वो स्ट्रेटजीज अच्छी बना सकता हो, या उसके हाथ बड़ा अच्छे चलते हो? जी सबसे पहले तो मेन चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद एक कोच होता है जो अभी तक हम लोगों को हायर नहीं किया गया। तो कोच है, ये
कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती खुद से, हम प्रैक्टिस तो करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी जगह होती है जो मुश्किल स्टेज होती है जो एक कोच ही आपको बता सकता है कि आपने इस पोजीशन में कैसे खेलना है। तो हमारे पास कोच नहीं होता, मगर हम जो खुद से जो प्लेयर गए होते हैं वही एक दूसरों को अप्रिशिएट करके थोड़ा बहुता करके कि यार आपने ये करना है, क्योंकि हर फ्रेम के बाद ब्रेक भी ले सकते हैं। आप बाहर जाते हैं आपके नहीं, साथ आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जगह या खेलने की जगह मिल जाती है, लेकिन प्रॉपर कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है जहाँ पे आप सीख सके, या कोई भी नया जो आना चाहता है वो सीखे। ये शौक से आपने खुद ही सीखना है। जी बिल्कुल, ये है कि अब तो खैर पाकिस्तान में एकेडमी बहुत अच्छी बन गई हुई हैं। मेरे कहने का मकसद ये था कि जो कोच होते हैं वो नहीं है। ठीक तो है, नहीं, एकेडमीज में तो कोच होते होंगे ना कि नहीं? नहीं उस तरह नहीं है, जो कोच बस जो जैसे वहाँ का कि बेहतर खेलता है वो हम कोच है। चाहते हैं कि कोच जो है ना हमेशा बाहर से हायर किया जाए। ठीक कोई है, अच्छा just like नहीं, तो बाहर other वाले भी तो sports। हमारी तरह ही होते हैं ना, ये क्या बात है? नहीं नहीं, उनके पास कौन बहुत सा मुल्क इसमें लीडिंग है जिसके प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं? अमेरिका? नहीं नहीं, इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड ही इंग्लैंड। खेलते हाँ जी, हैं। इंग्लैंड। अच्छा, क्या वजह है स्नूकर में पाकिस्तान में लड़कियां नजर नहीं आती हमें? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इवेंट होता है मोमेंट का, तो हमारी जो आज तक पाकिस्तान की लड़कियां किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अभी भी वर्ल्ड हो मतलब रही है। ये पाकिस्तान का शायद वाहिद खेल या उन खेलों में से जिसमें लड़कियां बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रही। जी बिल्कुल। अगर कोई लड़की अगर खेलती है तो हमसे कांटेक्ट करें, हम शो पे बुलाना चाहते हैं उसको। जी बिल्कुल, हम भी देख रहे हैं कोई नज़र में आ जाए, शायद कोई थोड़ी बहुत ही खेलती हो उसको, चलो हम थोड़ा बहुत ये कि ट्रेनिंग भी दे लड़कियां देंगे। नजर जरूर आती हैं, मैं स्नूकर टेबल के साथ तस्वीरें खींचते हुए खेलते नजर खेलते नजर नहीं आती। अच्छा, वो जिस स्टिक से आप लोग खेल रहे होते हैं, क्या वो बहुत भारी होती है? मतलब कह रहे हो सब मारेंगे। नहीं, मतलब ये रीजन भी हो वो सकती है एक ब्रांड होते हैं, जैसे कि थाईलैंड में बहुत अच्छे ब्रांड है कि उसके मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैक्सिमस का यूज़ कर रहा हूँ। तो हर बंदे का अपना अपना वो शौक। क्या कोई खास किस्म की जी लकड़ी खास होती है? क्या होता है? ऐश वुड की होती है, ब्लैक वुड की होती है, अच्छी लकड़ होती है, उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। भारी भी होती है? बस आप 18 औंस कह लें कि हाँ, भारी तो खैर इतनी नहीं होती, अच्छा, लड़कियां आराम से उठा सकती हैं। फिर क्यों नहीं आती? मैं ये सोच रही हूँ। शायद इस वजह से नहीं आती क्योंकि जनरली एक जो ट्रेंड है ना कि वो लड़के इकट्ठे होके क्लब्स में जाना, उनका वो खेलना। हाँ, अब स्नूकर क्लब का नाम भी तो ऐसा है ना कि अब मार्केट में बना हुआ है स्नूकर क्लब है, अब लड़कियां इतनी मतलब का हाँ, मार्केट ब्रांड में जा सकती हैं, सेलों में जा सकती हैं, खरीदारी करने जा सकती भाई, हैं। उधर 20 बंदों में एक लड़की उस स्नूकर क्लब पे जाके क्या अब करेगी? तो ऐसे ऐसे रिहायशी मंसूबे जहाँ पे हम देखते हैं कि क्लब्स होते हैं जिसमें स्नूकर होती है, समटाइम्स हाई राइजेस में हम देखते हैं ग्राउंड फ्लोर पे स्नूकर की एक फैसिलिटी होती है जहाँ पे लड़कियां खेल सकती हैं, तो अनु इंटरेस्ट ही नहीं। नहीं, मुझे इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, लेकिन ये जो क्लब है ना, ये किसी ब्यूटी सैलून के साथ होना चाहिए। मतलब जब सैलून जाए तो आप साथ उधर भी थोड़ा सा मैनी पेडी कराया, साथ हल्की हल्की टक खेल लिया। नेक्स्ट इवेंट क्या आ रहा है? नेक्स्ट इवेंट आ रहा है मेरा बांग्लादेश में आ रहा है, ढाका में आ रहा है, और 25 नवंबर से स्टार्ट है। ओके, और मैंने तकरीबन 24 को उधर पहुंचना है। 24 को पहुंचना है उधर। जी जी। तो अच्छा, आपने जैसा पहले भी कहा ना कि आप सुबह उठना आपका लाइक वेरी टाइमली 10 बजे यू शुड बी ऑन टेबल, 4 बजे तक प्रैक्टिस आपकी चल रही है। अब चूंकि ये इंडोर गेम है, अच्छा खेल ही खेल के स्नूकर आप कभी कोई मसल्स आपको लगता नहीं कि यार मुझे जिम भी जाना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है इस गेम के लिए? जी बिल्कुल ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, मगर बहुत कम करते हैं हम स्नूकर प्लेयर ख़ास तौर। नहीं, आपको लगता है कि उसकी स्नूकर में ज़रूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत है मगर उस तरह ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल आप आधा घंटा भी कर लो तो बहुत है मेरे ख्याल से। बाबर, एक स्नूकर प्लेयर का सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? मतलब सारा दिन आप खेलते हैं, ठीक है, ये तो आपका शौक हो गया, ये सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं होगा? क्या जॉब करनी पड़ती है साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि मैं अभी जो ना शैंडर स्नूकर एकेडमी है जिधर मैं मतलब कि प्लेयर के तौर पे मुझे वो सैलरी देते हैं, 40 सैलरी देते हैं वो? जी बिल्कुल। और साथ ये मुझे सपोर्ट भी करते हैं। कहीं बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसमें ये है कि खुद से पैसों पे जाना पड़ता है, जैसे अभी मैं जा रहा हूँ बांग्लादेश में, इसका टिकट मुझे खुद से लेना पड़ेगा। यानी इस शौक के रिवाइवल के लिए कुछ ना कुछ आपको कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते रहते हैं कि आपका सर्वाइवल होता रहे? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम इंटरनेशनल से ही है जो पैसे, अगर मतलब कि जैसे अभी मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ उसका मुझे $1000 मिला है, तो ये आगे भी मैं चलाऊँगा इसी तरह। नहीं, लेकिन $1000 तो ना काफ़ी है ना काफ़ी है, मगर ये है कि बस सैलरी पे गुजारा कर रहा हूँ। अभी तक बहुत सारे प्लेयरों को डिपार्टमेंट मिला हुआ है, मेरे पास मेडल भी बहुत ज़्यादा है, मगर अभी तक मुझे कोई डिपार्टमेंट
नहीं मिला। डिपार्टमेंट से क्या मुराद है? डिपार्टमेंट ये है कि कोई भी हो, जैसे आपका है पीटीवी है और भी है, जैसे हमारे कुछ प्लेयर नेशनल बैंक ने लिए हुए हैं। अच्छा, वो डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा होता है, कोई जी इदारा बिल्कुल वो सपोर्ट कर रहा जी होता है। बिल्कुल वो सैलरी देते हैं, मतलब कि आप एक इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं तो आप हमारी तरफ से। अच्छा, मैं डिपार्टमेंट से ये समझी थी कि वो प्लेयर तो चलो वो स्टिक से खेल रहे हैं ना, दूसरे डिपार्टमेंट में ये होता होगा वो बॉल सीधी करके रखते होंगे कोई दूसरा काम होगा। आप दूसरे ना डिपार्ट- सीखें स्नूकर, आप ना खेलें स्नूकर, बेड़ा गर्क ना करें स्नूकर का। बहुत शुक्रिया बाबर साथ मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एक तरफ बढ़ना ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं जो 5 साल तक उनकी पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपना मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं। उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में। अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। वेलकम बैक नाजरीन। यूँ तो हम अंग्रेजी टूटी फूटी कैसी भी जिंदगी में बोलते रहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर जाना हो तो एक आइल्स का कोर्स बड़ा जरूरी हो जाता है और उसमें अक्सर लोगों के बैंड्स कम हो जाते हैं, पता नहीं बैंड बच जाती है, फिर बैंड बच जाती है। लोग कह रहे हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं, पहले कहते हैं स्नूकर खेलो, फिर आप कहते हैं आइल्स करो। चाहते क्या हैं? हमको ऑप्शंस दे रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपको फायदा नजर आ रहा है जिंदगी में, वो करें आप। और डिपार्टमेंट की सिलेक्शन में आपको बड़ा कंसर्न रहना पड़ता है। यानी आइल्स करने के बाद आपने किस डिपार्टमेंट में डिग्री हासिल करनी है उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने शेब, वेरी हमेशा गुड। ठीक इसी तरह इंटरप्रेट किया एक स्टार एंकर हूं मैं, है ना, वो तो आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं स्टार एंकर की बात नहीं करने वाला, स्टार टीचर की बात करने वाला था आज। स्टार टीचर आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के स्टार टीचर तस्वर की जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाती हैं। सना खटक साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शोएब, थैंक यू। नहीं आपका शुक्रिया जी, एक दिन पहले भी आई थी लेकिन उस दिन किसी वजह से हम सेगमेंट ना कर पाए, उसके लिए माजरत भी कबूल कीजिएगा। अच्छा सना, सबसे पहले प्लीज़ ये बताएं, आइल्स जिसमें सलमा ने भी कहा कि ज़रा बैंड्स कुछ कम हो जाते हैं, समटाइम किसी का लिसनिंग में नीचे आ गया, रीडिंग में नीचे आ गया, राइटिंग में व्हाटएवर, तो तैयारी कितने अरसे में होती है? और ज़ाहिर है आइल्स की जब हम तैयारी की बात करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने 1 माह या 6 महीने में पढ़ लिया। आपकी ज़रा स्कूलिंग भी मैटर कर रही है, आपका कॉलेज भी मैटर कर रहा है, आपका घर का माहौल भी मैटर कर रहा है, आप मूवीज़ कौन सी देखते हैं, आप पढ़ते क्या हैं, आप किससे कम्युनिकेट करते, सब मैटर कर रहा होता है। एग्जैक्टली असल में आइल्स में डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल लैंग्वेज स्टैंडर्ड है कि आप किस लेवल पे करते हैं। कोई 5 बैंड पे होता है, कोई 6 पे, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका क्या इनिशियल लेवल था और आप किस लेवल तक उसको लेके जाना चाह रहे हैं। अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं तो आपको हाई 8 तक बैंड चाहिए होगा। अगर आप कोई
जस्ट डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो आप 6 बैंड पे भी काम चला सकते हैं। तो इट ओनली डिपेंड्स कि आपको कौन सा बैंड चाहिए। हर पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। Requirement अच्छा, different सबसे पहले जो भी आइल्स के लिए जाता है उसको बताया जाता है आपने अंग्रेजी में गाने सुनने हैं, अंग्रेजी फिल्में देखनी है, अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करनी है। कैसे मुमकिन हो पाता है? मतलब गाने तो समझ भी नहीं आ रहे थे ना समटाइम्स अंग्रेजी लिरिक्स वाले। के साथ मुझे नीचे हाँ। चल रहा था ना सबटाइटल्स। अच्छा, ये वाकई आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है और अक्सर ये बड़ा मज़ाहिया भी लगता है। लोग सोचते हैं शायद आइल्स एक बहुत सीरियस चीज़ है और आपको कोई बहुत किताबों के रट्टे मारने चाहिए, लेकिन ये 100% सही है क्योंकि म्यूजिक सुनने से आपकी प्रोनाउंसिएशन सुनने की हिस्स बढ़ जाती है इंग्लिश लैंग्वेज की। सो आपकी आप समझ लें एक नेचुरलाइजेशन हो जाती है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। आम ज़बान में वो उतनी तेज़ी से नहीं होती जितनी तेज़ी से म्यूजिक सुनने से होती है। जनरली भी ये कहा जाता है कि उसमें लिसनिंग सबसे मुश्किल है। कह सकते हैं हमारी कौम में वैसे ही सुनने की आदत नहीं है, तो ये आप कह सकते हैं कि हमारी स्पेसिफिक नेशनल इशू है ना हम सुनना। तो दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम तो सुनते हैं। ये आप जिंदगी में बहुत आगे हमारे जाएंगे। क्योंकि एनवायरनमेंट आसपास ऐसा होता है ना, हम सब्जी वाले से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, ना हम कोई बाहर कोई भी दूध वाला आ गया उससे भी नहीं अंग्रेजी में बात कर सकते, तो हमें कम्युनिकेशन में मसाइल रहते हैं। हम इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स भी कर लेते हैं और उसके बावजूद हमारी अंग्रेजी पैदल होती है और स्पेलिंग मिस्टेक का हम बहुत ही ज़्यादा करते हैं। इसकी क्या रीज़न होती है? और अगर एक बंदा आ रहा है किसी रूरल बैकग्राउंड से, उसकी अंग्रेजी भी ख़राब होगी, उसकी उर्दू भी ख़राब होगी, उसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या वो कर पाते हैं? पहले तो मैं एक छोटी सी चीज़ बताती चलूँ कि कम्युनिकेशन से मुराद है अपना आइडिया शेयर करना। वो चाहे आप उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, वो एक सेपरेट केस है। पर जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, हाँ ये बात आपकी सही है, हमारे स्कूलों में इंग्लिश को एज अ स्किल नहीं पढ़ाया जाता, इट्स एक्चुअली अ स्किल, एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर आप कभी देखेंगे तो सवाल जवाब बच्चों को रटवा दिए जाते हैं, कभी उनके पास मौका ही नहीं आता कि वो कुछ खुद से लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करें। एक रटा रटाया सिलेबस होता है जिससे वो रट के आगे चले जाते हैं। और उसमें बताया जाता है, छोटी क्लासेस में मुझे याद आया, डू से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसके स्टार्ट में लिखना है यस। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एज अ स्किल नहीं डाला जाता। अच्छा, इसमें लर्निंग और डी लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? कोई अगर आपके पास आ रहा है सीखने के लिए, वो अपने आप में शायद तोप होगा वो कि मुझे तो अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब आपके पास आया तो आपने कहा नहीं, इसको तो बहुत डी लर्न कराने की ज़रूरत है कि जो तुम समझ के आए हो तो बिल्कुल गलत है, डी लर्न करो, अनलर्न करो और फिर री लर्न करो। ये कितना इंपॉर्टेंट है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा इशू होता है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और वो मुझे यही कहते हैं कि मैम हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप सिर्फ आइल्स के लिए तैयार करा दें, और उनके बेसिक टेंसेस के इश्यूज होते हैं। सो ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस ले लेती है क्योंकि आपका एक बना हुआ कॉन्फिडेंस पहले टूटता है और फिर दोबारा आप उस कॉन्फिडेंस को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये सबसे मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल। कितना वक्त लगता है इस मुश्किल काम में? इस काम में ऑलमोस्ट 6 मंथ लग सकते हैं। और अगर हमें इस प्रोसेस से ना गुजरना पड़े तो आप 1 महीने में आइल्स क्लियर कर सकते हैं। और सना, ऐसे लोग जिनकी अंग्रेजी अच्छी तो होती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बोलने में गड़बड़ कर जाते हैं, बोल नहीं पाते, वो उनके लिए क्या टिप्स होती है, वो क्या करें अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करने के? अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ हम ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज पे जोर दिया जाता है कि बस टेंसेस रट लो, ग्रामर कर लो। देयर आर 7 to 8 फैक्टर्स जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और एज अ टीचर हम लोग जब कोर्सेज करते हैं टीचिंग के तो उसमें वो सिखाए जाते हैं। एक बड़ी फेमस हाइपोथेसिस है क्रैश एंड फिल्टर हाइपोथेसिस, और उसका पहला जो पॉइंट है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि आपका लैंग्वेज कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमारे यहाँ इंग्लिश थोड़ा एक कॉलोनियल बैकग्राउंड भी है, आका थे वो रह के गए, तो वो चीज़ कुछ ना कुछ हमारे सबकॉन्शियस में रह गई कि वो एक स्टैंडर्ड है शायद, और अगर मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है तो शायद मैं एक ख़ास स्टैंडर्ड पे नहीं उतरता। वो चीज़ बेसिकली कॉज करती है हमें, जो इनकॉन्फिडेंट बनाती है इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में। सो अगर उस चीज़ को हम कॉन्कर कर लें, हम जैसे जब अपनी पढ़ा रही होती हूँ मैं क्लास में, तो मैं पहले स्टूडेंट्स को पहली चीज़ यही कहती हूँ कि मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप ब्रिटिश एक्सेंट बोलें, क्योंकि ये आपकी मादरी ज़बान नहीं है। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप फंक्शनली अपना काम करवा सकें इंग्लिश लैंग्वेज को बोल। बिल्कुल ठीक है, एक्सेंट डजंट मैटर, अंग्रेजी ठीक होनी चाहिए, इंग्लिश ठीक होनी अच्छा, इसमें क्या स्टूडेंट्स ये बुनियादी गलती भी करते हैं कि उन्होंने सिलेक्ट मुल्क तो कर लिया, वक्त लगा लिया यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में भी, ये उनको पता ही नहीं है कि इस मुल्क में जाने के लिए आइल्स ज़रूरी है या इतना बैंड ज़रूरी है, और जब उन्हें मालूम चला बिल्कुल एंड पे, तब भागे भागे आए वो किसी एकेडमी के, अब मुझे तैयारी करवाए, मुझे आइल्स में अपियर होना है। बाज़ दफ़ा एक बड़ा मज़े का काम होता है, लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम आपको फ़ी पे कर दें और किसी तरह हमारा टेस्ट क्लियर हो जाए।
सो यस, ये इट हैपन्स ऑल द टाइम। हर महीने मेरे पास कम से कम 5-6 स्टूडेंट ऐसे ज़रूर आते हैं जो बिल्कुल इमरजेंसी में जिनको आइल्स करना होता है। सो ऐसे में आप सिर्फ 0.5 बैंड ही इम्प्रूव कर पाते हैं, बिकॉज लैंग्वेज एक स्किल है, स्किल प्रैक्टिस मांगती है। सही। अच्छा, ऐसे होता है कि अगर बैंड अच्छा नहीं आया, लेकिन ज़ाहिर है बाहर जाने से पहले आपके कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं, अगर इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया तो उस केस में क्या होता है कि बैंड अच्छा नहीं आया आइल्स का, लेकिन इंटरव्यू आपका बड़ा अच्छा हो गया? देखिए, इंटरव्यू भी तो आपने इंग्लिश में ही देना है। ट्रू दैट। ठीक है, सो अगर तो 0.5 का डिफरेंस है, छोटा मोटा डिफरेंस है, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको रिकमेंड करें कि ठीक है, हम आपका केस फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप आइल्स एक दफ़ा रिपीट कर लें। ठीक है, सो ये हो सकता है। जैसे अक्सर स्कॉलरशिप्स में दे डू कंसिडर कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, सो यहाँ से वो इतनी कोई हाई 8 बैंड एक्सपेक्ट नहीं करते अनलेस कि बहुत बड़ा स्कॉलरशिप हो आपके पास। ठीक है, सो इतना मार्जिन आपको मिल जाता है, लेकिन इन सम केसेस नहीं मिलता और बैंड की वजह से आप रह जाते हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी केसेस में आपको ये मार्जिन नहीं मिलता, इसलिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, रिक्वायर्ड बैंड आपके पास होना चाहिए। ओके, फॉर इंस्टेंस अगर आपने सोच लिया है किसी स्पेसिफिक मुल्क का, किसी कोर्स का कि मुझे वहीं से जाकर पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट आइल्स की क्या होगी, वो बैंड स्कोर करना है। जब कोई आपके पास स्टूडेंट आता है, आप लोग असेसमेंट करते हैं कि इस वक्त आप इस बैंड पे खड़े हुए हैं। एग्जैक्टली, आइल्स का एक मार्किंग क्राइटेरिया है। अच्छा। और उस मार्किंग क्राइटेरिया के हिसाब से हम उनका एक छोटा सा आइल्स का इंटरव्यू ले लेते हैं, जो कि ओरिजिनल आइल्स के अंदर भी वही इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू लेते हैं, उनसे एक एसे लिखवाते हैं, और फिर 4 लैंग्वेज क्राइटेरियाज हैं। लैंग्वेज की एक्यूरेसी, कोहिरेंस, कोहीजन, वोकैबुलरी जिसे हम लेक्सिकॉन भी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और प्रोनाउंसिएशन, ये 4 एरियाज आपके मार्क किए जाते हैं। ये जो मार्क करते करते इसमें ओरल जो टेस्ट होता है वो कितनी देर का होता है? इट्स अबाउट 11 to 14 मिनट्स। मेरे प्रोड्यूसर साहब चाह रहे थे मैं टेस्ट लाइव दूं, लेकिन सर वक्त ज़्यादा लग जाएगा। आप कंसिडर करें मेरा बैंड 8.5। थैंक यू। टोटली। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जो आप बच्चा आपके पास आया, उसका लेट्स सपोज बैंड 5 था, अब उसका वो चाहता है कि 7 आए, उसका बैंड 6.5 या 7 आए एटलीस्ट, 5 पे खड़ा हुआ है, 7 उसको चाहिए, कितना वक्त लगेगा? अच्छा, एक और बड़े मज़े की आपको बात बताऊं कि आइल्स में आपकी लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटीज़ डिफरेंट होती हैं। कुछ लोग लैंग्वेज जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग देर से सीखते हैं, और यूजुअली कहा जाता है कि जो लोग मैथ्स में तेज़ होते हैं वो लैंग्वेजेस में स्लो होते हैं। और जो जिनका मैथ पुअर होता है वो कैन बी गुड इन मेरी एग्जांपल ले सकते हैं। मैथ्स में बहुत पुअर है ये। हो सकता है आप लैंग्वेज में बहुत, यू मेरी आर तरफ एन से आपका एंकर। 9 है जी। बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने, बहुत ज़्यादा दे दिया आपको। वैसे 9 बैंड आता है लोगों का? आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स के लिए उसे अचीव करना आसान तो है। आप तो स्वीडन वगैरह रही भी है ना काफी अर्सा, तो इसलिए आप बहुत टाइम मैंने यूके में एंड यूएस में गुजारा, तो आई कैन स्पीक। अच्छा, इसमें क्योंकि आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आइल्स के बाद हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी, ये भी बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में। आपने डिग्री भी कर ली, आपके मार्क्स भी अच्छे आए, यू आर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, चमकते दमकते सितारे थे आप, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आके आप फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपने अपने आप को सेल कैसे करना है, अपने स्किल्स को सेल कैसे करना है, अपने आप को बेचना कैसे है आपने, कैसे? इसकी एक रीज़न ये होती है कि जो स्टूडेंट्स टॉपर होते हैं आमतौर पे, वो बुक वर्म्स भी होते हैं, स्पेशली हमारे मुल्क में। वो बैठ के पढ़ते रहते हैं, उनके सोशल सर्कल्स बहुत लिमिटेड होते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी में वहाँ होते हैं वो उनके ग्रेड्स की वजह से उनको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, उनको इतना कम्युनिकेट करना भी नहीं पड़ता। यूजुअली दैट हैपेंस। तो हम जैसे बच्चों को जाके तरले मिन्नतें करने पड़ते हैं, टीचर से भाई पास कर दो, फेल हो रहे हैं। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। हर बंदे की लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। आइल्स जैसे आपने कहा कि स्किल है, लैंग्वेज सीखनी है तो ये स्किल है, इसमें टाइम वेरी कर सकता है। यूजुअली आइल्स के स्टूडेंट को कितना टाइम दिया जाता है कि आपने इतने अरसे में टेस्ट देना है? देखिए, आइल्स का जो टेस्ट है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो अब जब आपने किसी डिग्री के लिए अप्लाई करना है, आइडियली आप उससे साल पहले भी आइल्स दे के बैठ सकते हैं, पर ये एक बहुत महंगा टेस्ट है। अभी इसकी इस्लामाबाद में फ़ी ऑलमोस्ट 48,000 रुपीज़ है, राइट? और एक दफ़ा आप नहीं कर सके, अच्छे बैंड्स नहीं बार करो, दोबारा फीस, दोबारा टेस्ट, दोबारा फीस, दोबारा टेस्ट। थ्योरेटिकली तो हम यही कहेंगे कि आप जितनी बार चाहे दे सकते हैं, बट आई जस्ट टोल्ड यू द फी, तो ये एक थोड़ा सा आता है बीच में। यानी अगर आपने अपने स्टडी वीजे के लिए रखा हुआ है 12-15 लाख का बजट, तो उसमें 2-3 लाख अपने आइल्स के भी ऐड नहीं, आप इससे बहुत बेहतर है कि आप पहले ही अच्छी तैयारी करें और एक बार में अपना स्कोर बेहतर करें। तो वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना। हाँ, लेकिन क्या ये भी आपकी तरफ से फैसिलिटी होती है कि एक बंदा 5 स्कोर पे आया, उसकी रिक्वायरमेंट 7 है, और आपने कहा कि नाउ यू आर रेडी टू अपीयर इन दैट टेस्ट,
या आप कहते हैं कि नहीं अभी आप अपेयर ना हो, क्योंकि अगर आप अभी अपेयर होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, पैसे भी जाया होंगे, वक्त भी जाया होगा, ये आप लोग सजेस्ट करते हैं? यस, हम एक छोटा सा इवैल्यूएशन टेस्ट देते हैं जो कोई भी ले सकता है, और उसमें हम उनको उनका एस्टिमेटेड टाइम बता देते हैं कि आपको इतना टाइम लगेगा। औकात बता देते हैं। कह सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा जो लोग जिनको बहुत वक्त लगता है चीज़ों को सीखने में, मैक्सिमम लोग कितना टाइम ले जाते हैं? ऐसे होता है कि एडमिशन लेके 2 साल बेचारे सीखते ही नहीं, ये फीस के बाद तैयारी के लिए कितना टाइम होता है? ऐसा होता है। रिमेंबर मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो गांव से आए, सो इनिशियली उनका उर्दू का और जनरली भी कॉन्फिडेंस का बहुत इशू था, लेकिन लोगों ने 9 मंथ्स भी लगाए। सो इनिशियली अगर किसी का इतना ज़्यादा गैप है, लाइक 4.5 बैंड पे आप लाई करें, 4 पे लाई करें, सो फिर हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप पहले हमारे बेसिक लैंग्वेज कोर्स करें। ये वैसे उन बच्चों ने जो 4.5 पे थे और फिर 9 मंथ्स लगाए, वो क्वालिफाई कर गए? यस। ओह, कितना बैंड लिया? शी टुक 7 ओवरऑल 7। देखिए ना, 4.5 से आप 7 पे आ रहे हैं। गांव से थी वो? यस, शी वाज फ्रॉम अ विलेज। When there is a will, there is a way जी। आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और स्टार टीचर हो तो वैसे आप कर लेते हैं। सिखाते इतना अच्छा होंगे, इतने अच्छे अंदाज से माशाल्लाह। और आपके स्टूडेंट्स में जितने भी लोग आपके पास आते हैं, उनमें कितना रेशो होता है जो अच्छे बैंड्स ले जाते हैं, जो क्लियर कर जाते हैं? अच्छा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, लाइक मेरे 1 महीने में ऑलमोस्ट 5 बैच चल रहे होते हैं, मेरे साथ और टीचर्स भी हैं, वो भी पढ़ा रहे होते हैं, सो दैट इज़ वाई ज़्यादातर लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको बैंड 6 चाहिए होता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 वो हो जाता है आराम से। 80% लोग अपना बैंड लेते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। बाकी 20% हमारे जैसे क्लोजिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी आज वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वक्त खत्म, मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए। कराची में रहने वाले आज जरूर देखें एयर शो। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।